तो आप अभी पूछ लें, टाइम है हमारे पास। जी स्क्रीन जी विजिबल अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैम, जी जी समझ आ गई थी कल सर। ओके, टेस्ट के हवाले से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? नहीं, बस एक यही है कि कोई करता नहीं है टेस्ट सॉल्व। जी ये बहुत बड़ा इशू है। जी मैं आपकी चलिए स्क्रीनशॉट। तो आप लोगों का सेशन जो है वो बस तकरीबन एंड होने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों के दो लेक्चर बाकी हैं, जिसमें आप लोगों का एक तो ग्रैंड टेस्ट हम लोगों ने फाइनल करना है। तो आप लोगों को मैं ग्रुप में बता दूंगी, डिस्कस कर लेंगे हम लोग ग्रुप में कि कैसे जो है ना उसको कितने एमसीक्यूज होने चाहिए। सरप्राइज टेस्ट है एक आप लोगों का, एक ग्रैंड टेस्ट है, तो उस हवाले से ना वो हम लोग ग्रुप में ही देख लेंगे। चले आज का हमारा, क्योंकि कल हम लोगों का ये जो हम लोग मुस्लिम एजुकेशन से पढ़ रहे थे, इसमें से मेरे ख्याल तक आई थिंक हम लोगों को कुछ बाकी रह गया था। अल-फराबी से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अल-फराबी जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 872 से 980 है। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो अबू नसर मोहम्मद अल-फराबी है। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया गया जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी है कि इन्होंने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन तालीम यानी कि इंस्ट्रक्शंस को और डिसिप्लिन है, तहजीब को। ठीक है, तालीम और तहजीब के दरमियान उन्होंने फर्क बताया था। ठीक है, और इनके मुताबिक जो है ये दोनों एक अलग चीजें हैं और इन दोनों को अलग ही पढ़ाना चाहिए, अलग ही समझाना चाहिए। इनके मुताबिक हमारी तालीम और जो तहजीब है यानी कि शऊर है या सलीका है या डिसिप्लिन है, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। मेथड बाय लर्निंग बाय हार्ट जो था वो फर्स्ट ऑफ ऑल अल-फराबी ने इंट्रोड्यूस कराया था। इन्होंने बताया था कि लर्निंग बाय हार्ट जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, लर्निंग वर्ड्स या इंस्ट्रक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक टीचर जो है वो बार बार अपने अल्फाज को दोहराता तो वो बच्चे को याद हो जाते हैं। ठीक है, रिपीट अगेन टिल मेमोराइज। ठीक है, जब तक कि उसको याद ना हो जाए आपने मुश्किल अल्फाज होते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स द एक्सप्रेशन, ये में है आप बच्चे मूड में है, ये सारी बातें लर्निंग बाय हार्ट में आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से उनके आसानी से सीख जाता है। अगर एक बात बार बार दोहराई जाए और समझ जाता है, आपके चेहरे के तासुरात देख के वो समझ जाता है कि आप क्या बात किस तरह से कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एस्पेक्ट आइडियाज देना, जैसे कि पहला हमने बताया कि बेस्ड ऑन स्पीच, ये आपके पास अब हम जो ऑब्जर्वर जो सेकंड है वो ऑब्जर्विंग अदर्स है, यानी कि इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है कि आप बता रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसके बाद उसे बताते हो कि आया आपके किए गए काम में ये गलती है, इमिट कर रहे होते। ठीक है, और फिर बताने के बाद आप उसको उसकी जो गलती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि डिवाइडिंग मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथमेटिक्स को 7 हिस्सों में तकसीम किया था। नंबर्स, ज्योमेट्री, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी, डायनामिक्स और उसके अलावा मशीन साइंस ऑफ परसेप्शन, यानी कि ये जो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं ना अपनी सेंस के थ्रू, इसको उन्होंने डिवाइड किया था 7 पार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी। थ्योरी में ये है कि एजुकेशन बिगिंस विद द रिफॉर्मिंग मॉरल्स। उनके मुताबिक, अल-फराबी के मुताबिक जो था, हमें स्टडी में 2 चीजें जरूरत है। दूसरा, उनके मुताबिक ये जो हम लोग नतीजा अखज कर लेते हैं किसी भी चीज को या कहानी, सबक आमोज कहानी को देखकर, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। मॉरल्स पे बेस होना चाहिए। अगर हमारी एजुकेशन जो है वो मॉरल्स पे बेस नहीं होगी तो हमारे समझने का कोई फायदा ही नहीं है उसको। फिर वो कहता है कि एस्टैब्लिश होना चाहिए लॉजिक ऑन इस्लामिक कल्चर। इस्लामिक, बिकॉज आपको पता है इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने हर बात की लॉजिक दी, हर बात की हमें एक्सप्लेनेशन दी है, डिटेल दी है। उसके बाद है कि रिलीजन और फिलॉसफी, 2 एक्सप्रेशंस में होती है। रिलीजन और फिलॉसफी सिंपली 2 एक्सप्रेशंस ऑफ अ सिंगल ट्रुथ। ये दोनों चीजें एक सच्चाई का, एक सिंगल सच्चाई की 2 पहलू हैं। ठीक है, और फिर वो कहता है कि जो अल-फराबी थे उनका मुताबिक इंपॉर्टेंस उन्होंने दी खेल की। वो चाहते थे कि बच्चों को प्ले भी कराया जाए, उनके साथ खेला भी जाए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए। इस बात का कॉन्सेप्ट भी अल-फराबी ने दिया था।
नेक्स्ट हमारे पास है इब्ने रुश्द, ये है 1126 से 1198, इनका जो वो है ड्यूरेशन है, ठीक है। इनका रियल नेम बताया गया अबू अल वलीद मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने रुश्द, ये बताया गया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये है इसकी कंट्रीब्यूशंस में, इनके रियल नेम के साथ इन्होंने सोल को डिवाइड किया था फाइव फैकल्टीज में। जैसे कि वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन, रूह को जो है इन्होंने तकसीम किया था। न्यूट्रिशन से मुराद है उनकी बेसिक नीड्स, सेंसिटिविटी, इमेजिनेटिव, एपिटेटिव यानी कि जो इंतहा बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एपिटेट दिया जाता है लंच से पहले या डिनर से पहले, रोटेशनल, ठीक है। तो उनके मुताबिक ये जो हमारी रूह है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना है यहाँ पे कि जो सबसे लोएस्ट जो था हम लोगों का पॉइंट, वो क्या था सोल को लेके, जो सबसे हाईएस्ट था वो क्या था। रोटेशनल में सबसे हाईएस्ट है और न्यूट्रिशन बिकॉज लोएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। रूह जैसे वो कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो सुकून देता है रूह को, ठीक है। तो वो या रब की जात का जिक्र या खुदा के बारे में बातचीत करना रूह की, जैसे वो कुछ या किसी ने कहा कि भाई जो है ना मौसीकी रूह की गजा है, तो बिल्कुल ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन में उसकी बेसिक नीड्स आ जाती हैं कि हमारी रूह को सबसे ज्यादा बेसिक क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे अगर हम तिलावत करते रहे तो हमारी जो परेशानियां हैं एक तो वो कम हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, और दूसरा हमारी रूह को भी सुकून मिलता है उसकी तिलावत से। तो यहाँ पे इस वजह से न्यूट्रेटिव कहा गया है, ना कि वो म्यूजिक के सेंस में उन्होंने बात की है, ठीक है। फेमस बुक उनकी बताई गई है पॉलिटिक्स। ये था जो अलामा अब्दुल रुश्द थे, इब्ने रुश्द थे, उनके मुताबिक अहम काम ये था कि उन्होंने एक बुक जो उन्होंने लिखी थी पॉलिटिक्स में, जिस पर उन्होंने मुकम्मल कमेंट्री की थी। एक प्लेटो जो था उसकी लिखी हुई बुक रिपब्लिक के ऊपर, ठीक है। ये प्लेटोस बुक रिपब्लिक जो थी इसकी टोटल कमेंट्री जो है उन्होंने की थी इब्ने रुश्द ने, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्सीलेंस के बारे में बताया, एक टर्म होती है हाई लेवल की विजडम की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अकल वालों के लिए निशानी है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि गोइंग बियॉन्ड द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ द विजडम, या फिर वो मेटाफिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड एंड इस सुपरमेसी, यानी कि यहाँ पे ये है कि वो जो एक सवालात हमारे जहन में आते हैं ना, जहाँ हमारी अकल जो है वो जवाब दे जाती है कि अल्लाह ताला ने फॉर एग्जांपल ये दुनिया जो है वो बनाई है, तो क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, कितने दिन में तख्लीक दी है, 6 दिन में दुनिया को बनाना, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो है वो उनको सारे इल्म दे देना। ये जो सारी चीजें हैं हम लोगों की सोच जो है या अकल जो है जहाँ पे दंग रह जाए, हम लोग वहां पे जवाब ना दे सकें, तो यहाँ पे वो फिलॉसफी उन्होंने, फाउंडर ऑफ इब्ने रुश्द जो है उस फिलॉसफी के फाउंडर हैं, जहाँ पे वो हमारा जो जहन है वो काम करना छोड़ दे, ऐसे सवालात हमारा जहन जो है ना माने, या जैसे वो जो है इस दायरा इस्लाम से वो बाहर हो जाता है जब वो ऐसे सवालात क्यों कैसे करने लगता है, क्योंकि खुदा की जात है, उसने दुनिया जो है वो या हजूर अकरम को दुनिया में पैदा इसी वजह से किया कि वो हमें उनकी अताअत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे पास इस फिलॉसफी में आ जाती हैं। अब यहाँ पे फेमस सेइंग, उनके फेमस सेइंग्स के बारे में, कि फिलॉसफी और रिलीजन जो है आर द डिफरेंट वे टू टीच अ ट्रुथ, सच तक टू रीच अ ट्रुथ, यानी सच तक पहुंचने के लिए फिलॉसफी और रिलीजन जो है वो दो मुख्तलिफ पहलू हैं, दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। अब उसने बताया कि डॉक्ट्राइन एंड आफ्टर लाइफ विद ये जो हमारे एथिक्स हैं या फिर मोटिवेशंस हैं या फिर जो हमारी बात की जो जिंदगी है उसके बारे में जो है डिस्कशन होती है मुस्लिम की। बाकी उन्होंने बताया कि अरिस्टोटल को उन्होंने फॉलो किया था, और कुछ फिजिक्स का भी पार्ट है जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था। सैयद अहमद खान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। 1817 से लेकर इनका जो ड्यूरेशन है 1898 तक है, एडी फ्रॉम इंडिया से थे ये। फेमस बुक्स इनकी यहाँ पे बताई गई हैं। कंट्रीब्यूशन में ये था कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक यतीम खाना मुरादाबाद में, ठीक है, मुसलमान बच्चों के लिए यतीम खाना ऑर्फनेज जो था वो उन्होंने बनाया था। उसके बाद मदरसा जो है 1958 में जो गाजीबाद का मदरसा था वो उन्होंने बनाया, और ये मुरादाबाद 1962 में, ठीक है। ये जो दोनों मदारिस थे उनके अंडर चलते थे, उन्होंने बनाए इसको
बहुत अच्छे एस्टैब्लिश किया, फिर बाद में वो कॉलेजेस स्कूल मोहम्मदन जो एजुकेशन थी वो फिर बाद में आके यूनिवर्सिटी, इस तरह से यानी कि अलीगढ़ जो स्कूल था वो पहले स्कूल फिर कॉलेज फिर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, यानी इतनी बड़ी उनकी कामयाबी जो थी वो यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस थी 1866 की, उसमें उन्होंने मुसलमानों को जो है पॉलिटिक्स की तरफ आने की दावत दी थी या उधर लेके गए थे, उसकी तरफ इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो कॉलेज ये जो अलीगढ़ हाई स्कूल है 1975 से फिर इसको प्रमोट कर दिया गया, 2 साल के बाद कॉलेज में 1877 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 1921 में दिया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिवर्सिटी का दर्जा 1921 में दिया गया था, कॉलेज का 1877 में, और स्कूल का जो हाई स्कूल है उसका 1875 में। अक्सर एमसीक्यूज में आया ये बातें जो है पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कीवर्ड्स में फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिए के फाउंडर, और ये जो मुस्लिम जो हम जो लीडर्स थे या सुपरस्टिशन थी, जैसे कि ये जो हम जिनको अकीदे मान लेते हैं, जैसे कि वो कहा जाता है कि अगर आपकी घर की दीवार पे कवा कर बैठे तो आज मेहमानों ने आ जाना है, इस तरह की जो सुपरस्टिशन थी, या काली बिल्ली आपका रिश्ता काट जाए और वो आपका जो है वो दिन अच्छा नहीं गुजरता, या इस तरह से जो बातें थी, जो बड़े बूढ़ों सुनी आपने कहीं से, इनके भी बारे में उन्होंने जो कहा कि ये जो है ये अकीदे का पार्ट नहीं है, ये ठीक नहीं है, या ये कोई नजूमी अगर कोई बात कह दे तो ये बिल्कुल भी हम लोगों की हिस्ट्री या थ्योरी की तरफ नहीं आता। उसके बाद उन्होंने प्रमोट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को, लेकिन याद रखिए कि वेस्टर्न एजुकेशन को और या फिर रिलीजन या कल्चर को उन्होंने प्रमोट इस वजह से किया था कि जहां पे जरूरी है मुसलमानों के लिए वहां पे तो आना चाहिए, बिकॉज उनकी साइंस, उनकी एजुकेशन, उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत तालीम याफ्ता ममालिक में वो थे। तो सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि हमारी साइंस, हमारे बच्चों की मुस्लिम जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें साइंस की बहुत ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझ आनी चाहिए, या फिर वो ये चाहते थे कि उनका जो रिलीजन, मजहबी जो तरीकेकार है, ये कल्चर है, वो उसको प्रमोट किया, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट इसी वजह से किया था कि बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो जाए और साइंस, ना कि इस वजह से कि हम लोग उनके कल्चर को, उनके त्योहारों को जो है वो फॉलो करने लग जाए और हम अपनी अपनी जो है वो बिल्कुल भी सकाफत जो है वो भूल जाए, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन उन्होंने दिया था मुस्लिम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, बिकॉज वहां पे तालीम का फुकदान था जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात कही थी, अदरवाइज वो इस बात के खिलाफ थे कि वहां का जो त्योहार है, जो ये होली वगैरह या इस तरह से जो उनके त्योहार है इनको मनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट शाह वली उल्लाह है, उसके बाद है हमारे पास कुतुबुद्दीन अहमद, इनका ओरिजिनल नेम था, 1703 से 1762 एडी तक इनका ड्यूरेशन है। फेमस बुक्स बताई गई हैं जिनके नाम आप लोगों से अक्सर वो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो इसको काइंडली देख लीजिएगा। और बाकी ये कहा जाता है कि शाह वली उल्लाह जो थे वो बिलीव करते थे रियलिस्टिक फिलॉसफी पे, ठीक है, जहां पे सच का ताल्लुक हो वो उसको प्रमोट करते थे। इन्फ्लुएंसी में उन्होंने ये बताया कि इन्फ्लुएंटेड बाय द, ये जो हम लोगों के इब्न रुश्द जो थे उनकी बातों को जो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, या इतने मजा जो थे उनको उन्होंने ज्यादा फॉलो भी किया था, इंस्ट्रक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग दी थी। और उसके बाद है सैयद अबू अला मुदद्दी, ये जो थे हम लोगों के पास ये 1903 से 1979 तक इनका ड्यूरेशन है। इनकी डोमेन्स ये इन्होंने बताई थी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि सबसे पहले हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए, फिर हमारे पास वोकेशनल सेंटर्स होने चाहिए, और उसके बाद हमारे पास एथिक्स होनी चाहिए, उस बच्चे का स्पोर्ट या अदबी या तकरीरी मुकाबला जात या कम्पिटिट करने की जो सलाहियत है वो उस तक बच्चों को लेके जानी है, लेके जाना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल प्लान उन्होंने किया था कि अगर कोई एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास तो ये जो 9th-10th के प्रैक्टिकल्स हैं या इस तरह से लिए जाते हैं, या उनको बच्चों को बकायदा लैब में जाके समझाया जाता है, वो इन्हीं का था कि आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन में जो है उन्होंने उनके मुताबिक अगर सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन आ जाती है तो हम लोगों के जो मुस्लिम कल्चर्स हैं या मुस्लिम की जो मजहबी तालीम है या दीनी तालीम है उसका मैस मर्डर है, ठीक है। सोसाइटी जो है ये जो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मॉडर्न है और हमें उस तरह से नहीं कहा गया और पर्दे का हुक्म है, ये इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सोसाइटी का उन्होंने मैस मर्डर कहा अगर वेस्टर्न जो है हम लोगों के साथ इंक्लूड हो जाए। अलामा इकबाल में है कि अलामा इकबाल की फेमस बुक्स हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 1877 से लेकर 1938 तक इनका ड्यूरेशन था। इनकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि ये सेल्फ रियलाइजेशन जो थी, थेरीज इन्होंने थी, खुदी की जो थेरी है, ठीक है, अना ये जो खुदी है, इनका जो इनकी जो प्रमोशन है, मोटिवेशन है, वो इन्होंने की थी। फिर उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट होमलैंड एट अलाहाबाद इन 1930, एक जलसा हुआ था जिसमें इन्होंने कहा कि जो है
होना चाहिए, ये जो हम लोगों के लिए सेपरेट होमलैंड है वो होना चाहिए इलाहाबाद के खुद में 1930 में, ठीक है। उसके बाद जो है इन्हें इमेजिनेटिव ड्रीमर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ख्वाब देखा था और इस तरह से उसको पूरा करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं। तो उसके अलावा प्रेजेंट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो और इंडिविजुअली जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि खुदी का या फिर अना का जो ताल्लुक है, वो इसरार खुदी की किताब में इन्होंने बहुत अच्छे से दिया, प्रेजेंट किया, और मुसलमानों की जो वो सलाहियत है उनको प्रमोट करने के बाद बादशाहीनों को या नौजवानों को इस तरफ लाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। उसके बाद हमारे पास जो एजुकेशन है वो कल्चर या 3 क्वालिटीज पे करेज करती है, जैसे कि करेज, हौसला मंदी, जो एजुकेशन के जो पार्ट्स हैं, या उसकी जो टॉलरेंस है, या फखर जो है उसको लेकर इन्होंने शायरी भी की, बहुत बताई। उसके अलावा उन्होंने फेवर की थी फीमेल को कि उनका जो मॉरल एजुकेशन है, या फिर बच्चों के बारे में जो लपटे आती है दुआ मन के, यानी कि फीमेल्स को उन्होंने लेकर बहुत ज्यादा कहा कि उनकी तालीम के हवाले से बच्चों की तालीम जो है वो घर के लिए, घर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तालीम याफ्ता माँ का बनना उससे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरफ बहुत ज्यादा उन्होंने फेवर की थी। उसके अलावा जो है लपटे आती है दुआ बन के, जो हमारे स्कूलों में जाकर सबसे पहले इसका नाम लिया जाता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो दी थी। आप कभी इसका तर्जमा जो है गौर से पढ़ें, बहुत सी बातें जो है अल्लामा इकबाल ने एक छोटी सी दुआ में हमें बताई हैं जो बहुत जरूरी हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका एक एक जो लफ्ज है वो यकीनन उनके जज्बात से भरा हुआ है, और वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो प्रमोट या मोटिवेट कर सकते हैं अपने नौजवानों को। कंप्यूटर का देख लेते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी या प्राइवेसी, सेफ्टी, एथिक्स के हवाले से जो है इसमें हम लोगों ने देखना है। अब हमारे बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई वायरस आ जाता है हमारे कंप्यूटर में, तो वो जो है योर कंप्यूटर इज जो है एरर देने लगता है या फॉल्ट देने लगता है, या फिर वो प्रोग्राम जो है आपका हैंग हो जाता है, वायरस अटैक होता है इस वजह से, योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, ठीक है। तो इंटरनेट और नेटवर्क जो जो अटैक्स हैं वो या तो ईमेल आईडी से हो जाते हैं, बाज़ वक़्त ईमेल जो है उस तक पहुंचती है, ईमेल के थ्रू भी वायरस एक से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है और आपका सिस्टम फेल, ठीक है, फेल हो जाता है। उसके बाद उसने बताया कि बाज़ औक़ात हार्डवेयर थीव जो है, यानी कि ये जो हार्डवेयर चुरा के ले जाते हैं, या बाज़ औक़ात आप एक दूसरे फ्रेंड्स को दे देते हैं और वो काम करने के बाद आपको वापस कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें वायरस आ जाता है हार्डवेयर में, तभी भी आपका डाटा जो है वो हैंग हो सकता है। और अनऑथराइज्ड एक्सेस में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए, तो आप उससे बात कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो भी आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो उसमें सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपके कहा जाता है आप अपना अकाउंट नंबर किसी को ना बताएं, आप अपना एटीएम कार्ड नंबर ना बताएं, या उसका जो पिन पासवर्ड है वो ना बताएं, इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जाता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए बात की जाती है। तो उसमें अगर आपने डिटेल्स बता दी हैं तो ये सारा खेल आपके कंप्यूटर या भी आपकी जो डिवाइस है उसका होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जब एक दूसरे से आप लोग ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो लीक हो जाती है, किसी दूसरे तक पहुंच जाती है, जो प्रोफेशनल पर्सन होता है उस तक, तो उस जब वो यूज करता है आपके कार्ड को या आपके फोन को या इंफॉर्मेशन को, तो तब भी आपकी इलीगल कॉपिंग, इलीगल जो कॉपिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल डाटा कॉपी करना थ्रू सीडी या यूएसबी, तो वहां पे भी इलीगल कॉपिंग के जरिए भी क्या होता है, आपके जो कंप्यूटर है वो हैक हो जाते हैं और सिस्टम जो है आपको बगैर वो यूज हो रहा होता है। अब कंप्यूटर वायरस इज अ पोटेंशियली computer programs that affect or infect a computer by negatively altering the way of computer। अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि आपका जो यूजर नॉलेज है वो आपकी परमिशन के थ्रू यूज किया जाए तो आपके हक में बहुत बेहतर है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर, फाइल्स एंड डाटा। तो फिर वो जो आपकी फाइल्स हैं या तो वो डैमेज हो जाती हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है और आप जो है एक और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे पास वायरस जो है वो कैसे एक ईमेल से दूसरी ईमेल तक जाता है, आप जरा इसके स्टेप्स देख लीजिएगा कि जो एक प्रोग्राम है वो क्रिएट करता है वायरस प्रोग्राम दैट डिलीट द फाइल। वो बहुत सारी आपके कंप्यूटर में प्रोटेक्टेड फाइल जो सेव होती हैं मेमोरी में, वो जो है आपकी डिलीट हो जाती हैं और आपके लिए बहुत परेशानी का बायस होती है। बाज़ ईमेल मैसेजेस जो है वो भी डिलीट हो जाते हैं और आपको अंदाजा नहीं होता, वो अटैक कर देता है वायरस जो है आपकी ईमेल पे या फिर आपके सेकेंड स्टेप में उसने बताया कि दे सेंड अ ईमेल टू द 1000 यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। वो एक ईमेल आप दूसरों को जब भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड में,
तो तब भी क्या है कि वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है, तो आपका जो डाटा है उसको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। सेकंड में उसने बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स ओपन कर देते हैं अटैचमेंट्स को, यानी कि ये जो आपके पास अटैच करके फाइल भेजी जाती है, ठीक है, कंप्यूटर पे डायरेक्टली, तो वो इन्फेक्ट कर जाता है, वायरस फिर भी क्रिएट हो जाता है और आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होने की सूरत हाल तक पहुंच जाता है। अब थ्री में यूजर डू नॉट रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ सेंडर एंड ईमेल। आपको नहीं पता कि आपके पास जो ईमेल रिसीव हुई है वो किसने भेजी है, क्या काम है, क्यों भेजी है। आप जस्ट उस पर क्लिक करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं, तो वो मैसेज इंस्टेड जो है वो इमीडिएटली डिलीट करना चाहिए अगर अन जो है ऑथराइज्ड तरीके ओपन करें या वायरस है आपके कंप्यूटर को नुकसान दे, आप कोशिश करें कि जो ईमेल आप नहीं आपके मतलब की उसे आप ना ही ओपन करें। नेक्स्ट उसने बताया कि इंटरनेट जो है वो किस तरह से एक सॉफ्टवेयर जो फाइल वॉल होती है उससे एक पर्सनल कंप्यूटर या प्रिंटर तक कैसे जाता है और अपने उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों के कंप्यूटर्स में आप लोग जो है वो ये एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, आप उसको स्कैन कर लेते हैं, जो भी फाइल आती है आप कोशिश करें, आप यूएसबी लगाते हैं, आप मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं, आप उसको पहले स्कैन करें, स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आप उसको ओपन करें, डायरेक्ट ओपन ना करें, कोई भी आप डिवाइस यूज करें। एथिक्स सोसाइटी में है कि कोई भी पावरफुल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को यूज कर सकती है, बोथ गुड और बैड इंटेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर जो है वो गुड जाहिर है, आप पढ़ाई की तरफ आए या आपके फायदे के लिए कोई चीज, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो वो आपके गुड एथिक्स में आ जाएगा। बैड इंटेंशंस क्या हो सकती हैं, बाज़ औक़ात वो ये जो लोग असलहा जो है वो खरीद रहे होते हैं या फिर ऑर्डर्स दे रहे होते हैं किसी और के पते पे लेके जाना, ये सारा कुछ तो वो बैड इंटेंशंस में आ जाता है। उसके अलावा ये एथिक्स हमारे आते हैं इसमें, कंप्यूटर एथिक्स आर द मॉरल गाइडलाइन होती है हमारे पास, जो कि जाहिर है आप कोई भी आपकी ईमेल आईडी उस पर वो सेव हो जाता है, आप जो भी सर्च करते हो वो बकायदा आपकी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो यूज ऑफ कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये आपके पास एक मुकम्मल गाइडलाइन है, तब जाके आप जो है इसका जो एरिया जो है या सिक्स जो अनऑथराइज्ड चीजें होती हैं, ये यूज ऑफ कंप्यूटर है, नेटवर्क्स है, सॉफ्टवेयर है, प्राइवेसी है, इंफॉर्मेशन या एक्यूरेसी है, तो ये चीजें आपके पास कंप्यूटर में सेव होती हैं और बकायदा रिकॉर्डिंग हिस्ट्री जो है उसकी रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेवलपिंग द प्रोग्राम लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे प्रोग्राम लैंग्वेज तक जाया जाता है, कैसे एक ही सेट ऑफ अच्छा जो कॉमन गोल कैसे अचीव किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस यूज मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब जो बिलिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि सेंड इनवॉइस और रिसीव पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स, आप बिल पे कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो हो सकता है सिस्टम डेवलपमेंट में। पेरोल सिस्टम ये गवर्नमेंट टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, अगर आप प्राइवेट में भी फैक्ट्रीज में या मिल्स में काम कर रहे हैं तो वहां पे एक पेरोल सिस्टम होता है जो एम्प्लॉइज तक दिया जाता है, आप वो अपनी चेकबुक के जरिए रिसीव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट भी अभी चला रही है, कोई आसान काम नहीं है। हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बस एक क्लिक पे आप लोगों की सैलरी जो है वो हर मंथ के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपिंग सिस्टम है हमारे पास। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोड्यूस द गुड दैट कस्टमर्स ऑर्डर, वो ऑर्डर करते हैं, जैसे कोई ऐप है, आप ऑर्डर करके कोई भी चीज घर मंगवा लेते हैं या उसको यूज करते हैं। IS for your information system is a collection of hardware, software, data, people and procedures, ठीक है। उस पर मुश्तमिल क्या होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर, आपका डाटा, प्रोसीजर्स, और फिर जाके आप क्विक इंफॉर्मेशन को फॉलो करती हो। आप दिन में कोई भी काम, स्पोर्ट, डेली सिस्टम या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज विद द यूजर्स कर रहे हो तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं आपके इस पार्ट में। The type of information में है कि that user need often change। बातों का ऐसा होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन ये जो भी चीजें आपने ली है, देखें हर एक चीज का एक सिस्टम बनाया जाता है, सबसे पहले उसको डिजाइन किया जाता है, पहले प्लानिंग होती है, फिर आप उसको, जैसे वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े हैं ना कि बच्चे को सीखने के लिए क्या क्या चीजें जो है, क्या लेवल जो है उस पर काम होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे सिस्टम जो डेवलपमेंट है उसके भी साइकिल है, उसके भी फेजेस हैं बाकायदा, उसके 5 फेजेस हैं आप लोगों के पास, किस तरह से उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जिस्ट किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, और वो डेवलपमेंट सिस्टम जो है हमारे पास अब जो एक्टिविटी सेट ऑफ एक्टिविटीज यूज टू बिल्ड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो हम लोगों के पास सिस्टम डेवलपमेंट है उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो ग्रुप की जाती हैं इनटू द लार्जेस्ट कैटेगरीज कॉल्ड फेजेस। अब हमारे लोगों के पास जो है
5 उसके फेजेस हैं। उन्होंने बताया कि सिस्टम टू डेवलपमेंट लाइफ साइकिल STLC, ठीक है। लाइफ साइकिल में हमारे पास सबसे पहले प्लान होता है। हम आम रूटीन में भी कोई चीज अगर डिसाइड करें तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर एनालाइजिंग करते हैं, फिर उसको डिजाइन किया जाता है, फिर इंप्लीमेंट किया जाता है, और फिर जो है उसकी सिक्योरिटी के मामला जो है वो मद्देनजर रखे जाते हैं। जी, सिस्टम डेवलपमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू उसने बिल्कुल लास्ट पे आपको दिया है कि अगर उन्होंने प्लानिंग की है, देखें एक टीम बैठी हुई है, एक कंपनी टीम है या ऑनगोइंग एक्टिविटीज पर बैठे हुए काम लोग कर रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हो रहा है, या फिजिबिलिटी असेसमेंट आप करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, गैदरिंग भी चीज जो है ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वेल डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इसका स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग में आप क्या करेंगे, उस रिव्यू करेंगे उस प्रोजेक्ट को, या आपके पास जो भी रिक्वेस्ट आई है उनको मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसके लिए क्या चीज प्रायोरिटी कर रही है, क्या प्रायोरिटी जो है देनी चाहिए प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट को, फिर आप उसको लोकेट कैसे करना है, उसके सोर्सेस कौन से हैं, ठीक है। फिर जाके फ्रॉम द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम से डिस्कस किया जाएगा, तब जाके प्लानिंग आपकी कंप्लीट। एनालाइजिंग में है क्या है कि कंडक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करना, कंडक्शन ऑफ योर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें कब कब क्या क्या कितनी कितनी जरूरत है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीजें डिटरमिन की जाती हैं। आप डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली वही बात है ना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, डिमांड क्या हो रही है। फिर हम उस करंट सिस्टम को स्टडी करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सोल्यूशन भी निकालते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम हम डेवलप करें, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स देने के बाद अगर हमारे पास कोई गलती या फॉल्ट या एरर सॉल्यूट करेंगे, सोल्यूशन जो है उसका जो है कैसे सॉल्यूट आउट किया जाएगा। अब उसको डिजाइन किया जाता है, आपने सबसे पहले प्लान किया, फिर आपने एक्वायर किया, रिक्वायरमेंट्स देखी, सोल्यूशन देखे, अब आप डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। एक्वायरिंग अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इट इज नेसेसरी टू डेवलप अ डिटेल ऑफ सिस्टम। आप उसकी डिटेल देखें, उसको डिजाइन कैसे किया गया, ठीक है, उसके पार्ट्स देखें, किस तरह से वो फंक्शनल है, कहाँ कहाँ पे उनकी जो फंक्शनल है वो कैसे कैसे कंट्रोल हो रही है। फिर आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए, डेवलप अ प्रोग्राम। अब आपने तीनों स्टेप्स के बाद आप जो है तकरीबन काम कर चुके होने के बाद आपने क्या करना है, प्रोग्राम्स को डेवलप करना है, इंस्टॉल करना है एक नया सिस्टम, ताकि वो जो आपका ट्रेनर यूजर है या जिसको आप सिखाना चाहते हैं, आप उसकी ट्रेनिंग देंगे बाकायदा इस सिस्टम की, खुद भी यूज करेंगे, देखेंगे क्या चीजें इसमें फेस करने को मिल रही हैं, ठीक है। कन्वर्ट किया जाता है, फिर एक न्यू सिस्टम, नया सिस्टम जो है वो बनाया जाता है। और सबसे लास्ट पे ये है कि वो डेवलपमेंट जो वो सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन जो आप बना चुके हैं चारों स्टेप से होते हुए, वो सॉफ्टवेयर या आपका हार्डवेयर जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑपरेशन उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, उसको सपोर्ट कैसे किया जाएगा, और उसकी सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो कैसे देखने हैं। परफॉर्मिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज, मुसलसल जो है उस पर काम करने, कंटिन्यूसली होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर सिस्टम जो है वो परफॉर्म करेगा, एक्सेस करेगा, और हम लोगों का काम जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका छोटा सा टॉपिक जो है वो कंप्यूटर का था। अब हम लोगों के पास एक छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, जो इस जो है में इंक्लूड है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि डिफाइन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज भी इसी में से आते हैं, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट फाइल बना दी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा है जो कि इंफॉर्मेशन कहा जाता है। फिर वो डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअली क्या होती है कि वो जो प्रोसेस कन्वर्ट कर रहा है डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉन एज अ डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, information technology is the technology that combines computer with the high speed communication links, और फिर वो डाटा जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस या अनदर प्लेस तक लेके जाता है ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब डिजिटल जो है हमारे पास, ये आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग तकरीबन काम कर रहे हैं वो या तो उस पे बेस कर रहा होता है, ओवर द वर्ल्ड बात हो रहा है, डिजिटल उसकी कंप्लीट हो रही होती है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन हम इंडस्ट्रीज डिफरेंट है, इंस्टीट्यूट डिफरेंट है, लेकिन हम अपनी इंफॉर्मेशन तो उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है वो जस्ट एक इंस्टीट्यूट के लिए, नहीं, वो गवर्नमेंट के तमाम इंस्टीट्यूट पे फॉलो हो रही होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वो हम डिजिटल से या कन्वर्जन जो भी हमारे पास अवेलेबल होती है उसके जरिए हम जो है बिटवीन उनमें या तो उनमें भी भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये है, इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब वो जो डिवाइसेस आप
hide themselves and communicate with the living ट्रांजैक्शन ऑफ नेटवर्क थ्रू एम कॉन्फ्रेंस जो है वो मोबाइल कॉन्फ्रेंस है, जो कि आप लोग मोबाइल फोन के जरिए देख रहे होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो किया जाता है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब हमारे पास सुपर वीडियो ग्राफिक एरे यानी कि SVGA, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन सिस्टम है जिसके तस्वीरें होती हैं, कार्ड्स होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसकी रेवोल्यूशन, तस्वीरों की पिक्सल कितना हाइट है, कितना इसकी लो है, ये सारा कुछ देखा जाता है। LED मॉनिटर क्या होता है, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, वैसे मैं फिर भी बता देती हूँ कि LED मॉनिटर जो है वो लिक्विड यूज किया जाता है लिक्विड बिटवीन अ गैस प्लेट, उसके दरमियान में होती है। आउटपुट इमेजेस जो भी हम देते हैं लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू, वो उसकी जो उसको रिफाइन कंडीशन में हम तक पहुंचाना जो है उसका काम होता है। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? लेजर प्रिंटर की डिटेल हमने देखी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इंकजेट प्रिंटर का बताया उसने कि इंकजेट प्रिंटर जो है उसमें स्मॉल ड्रम्स होते हैं और वो इंक जो है वो पेपर पे सर्कुलेट करता है, फिर क्रिएट की जाती है के ड्रम से वो ट्रांसफर प्रिंटर जो है वो काम करता है। डिफाइंड सिस्टम योर पर्सनल सिस्टम भी हो सकता है, आपका कंपोनेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं। जैसे सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उससे मुंसलिक उसका माउस, उसकी कीबोर्ड, उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, तो वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं फॉर द स्पेसिफिक टास्क के आपका जो स्क्रीन या आउटपुट है उस पे आपका डिजायरेबल रिजल्ट आपको नजर आ जाए, तो वो आपका सिस्टम है। कोडिंग फेज हमारे पास क्या है? कोडिंग फेज एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस है जो कि कोड कर रहा होता है आपका सॉफ्टवेयर, जो आप कोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, 2 डिजिट्स की, इससे ज्यादा वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कोडिंग की बात हुई है। व्हाट इज मेंट बाय द कंप्यूटर आर्टिकल, यहाँ बताया गया ये जो हमारे पास बहुत सारे काफी सारे वेरियस कंपोनेंट सिस्टम होते हैं वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट है, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का भी मैं बता चुकी हूँ। डिफरेंस बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ये दो नई बातें हैं हमारे पास, तो इनको देख लेते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द रूल्स हायर लैंग्वेज में, वो हमारे पास प्रोग्राम सोर्स कोड होता है। यानी कि एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि रूल्स और रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए एक हाई लैंग्वेज को जो है रखते हुए उसको लिखा जाए, प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। लेकिन जो दूसरी है ऑब्जेक्ट कोड, वो है वो उन्हीं को वो जो हमारे पास हायर लेवल की लैंग्वेज है जिसे हम प्रोग्राम सोर्स कोड कह रहे हैं, उन्हीं को वो ट्रांसलेट करता है इनटू द प्रोग्राम और फिर वो मशीन लैंग्वेज में आ जाती हैं, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होती है। फंक्शन उसने बताया ट्रांसलेटर का, ट्रांसलेटर जो है हम लोगों के पास ट्रांसलेट कर रहा होता है जो भी हमें बात समझ नहीं आ रही होती, कन्वर्ट करके इसी लैंग्वेज में हमें बता रहा होता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम में, ठीक है। जहाँ पे एक होल कंपाइलर जो है उस मशीन कोड के साथ इंटरेक्ट करता है और उसमें जो है हमारे पास वो तब जाके एक सिस्टम जो है वो कंडक्ट या रिसीव कर रहा होता है कोई भी मैसेज या हमारी इंफॉर्मेशन जो है। असेंबलर क्या होता है? ये किसकी इंपॉर्टेंट टर्म, इसमें जो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेटर जो है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है इनटू द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड, ठीक है, वो असेंबलर होता है। मैसेजेस, ये आपको पता है कि हम लोग टेक्स्ट, नंबर्स या पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोस, वॉइस मैसेजेस, रिकॉर्डिंग, ये सारा कुछ भेज रहे होते हैं मैसेज में। रिसीवर, आपको पता है कि रिसीव जो कर रहा होता है वो रिसीवर होता है। व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन मीडियम? कम्युनिकेशन मीडियम के लिए हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना, डाटा ट्रांसफर करने के लिए उसका पाथवे चाहिए, चैनल चाहिए हमें। तो वो मीडियम हमारे पास क्या होना चाहिए? हम अपना सेलफोन यूज कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद उसने डिजिटल सिग्नल्स का बताया, टर्म सिग्नल्स का, ये आप लोगों को पहले मैंने बताया है। और उसके अलावा मदरबोर्ड, इसके ऊपर पूरा लेक्चर था। गाइडेड मीडिया, ये छोटे से क्वेश्चंस हैं जिसको आप एक नजर रीड कर लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसको लेक्चर में दोबारा रिपीट करा दूंगी। ओवर टू यू सर गुल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट है। हैंड रेज करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर लें। Just give me a few seconds, please. ओके सर। जी फाबिया बोलिए। मैम टेस्ट को आप
जी जी, क्या कहना चाह रही हैं? मैम टेस्ट जो आपने मतलब बनाती हैं वो जो एक पीडीएफ था आपने दिखाया था वहीं से बनाती हैं ना, हाँ जिसमें जी, एडवांस लेक्चर में कंप्यूटर के देखिए एमसीक्यू आपके थे। लेक्चर में भी आपके एमसीक्यू जो है वो इंक्लूड उससे भी होते हैं, और उसके अलावा जो है आपका जो बुक से आप लोगों को पेजेस मेंशन कर दी हूँ उसमें से भी आपका टेस्ट होता है। जी मैम ठीक है। काइंडली जरा मुझे बताइएगा मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, बिल्कुल ऑडिबल है, स्क्रीन भी विजिबल है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खुतबा फतह मक्का और हज्जतुल विदा। हकूक़ इंसानी की नबवी जद्दोजहद और खुतबा हज्जतुल विदा के बारे में आज हम देखेंगे। जी, खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की अज़मत, एहतराम और हुकूक पर मबनी अबदी तालीमात और उसूल अता किए, मगर सीरत नबवी में हकूक़ इंसानी से मुताल्लिक़ ये वाहिद दस्तावेज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत नवाज़ी और तकरीम इंसानियत की तालीमात से इबारत है। ताहम आपकी हयात मुबारका में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अमली नफाज़ के हवाले से खुतबा फ़तह मक्का और खुतबा हज्जतुल विदा को कुलीदी हैसियत हासिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़तह मक्का की। खुतबा फ़तह मक्का 8 हिजरी। हकूक़ इंसानी के हवाले से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी नुमायाँ दस्तावेज़ खुतबा फ़तह मक्का है। फ़तह मक्का के दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े होकर बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ वो तारीख़ साज़ ऐलान फरमाया जिसे इस्लामी हुकूमत के दस्तूरी असूलों अमन, आज़ादी, रवादारी, अदल व इंसाफ़ और इंसानी मसावात का इज़हार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोज़ बुनियादी इंसानी हकूक़ के जिस चार्टर का ऐलान फरमाया उसकी अहम तरीन दफ़ात या ऐलानात ये थे। सबसे पहला जो था वो ऐलान अमन था, डिक्लेरेशन ऑफ पीस। क्योंकि मुसलमान जो है काफ़ी अरसे के बाद जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके प्यारे शहर मक्का से निकाल दिया गया था, आपको हिजरत करना पड़ी थी क्योंकि कुफ़ार मक्का आपको वहाँ रहने नहीं दे रहे थे। और वो मशहूर बात भी आपकी कि आपने मक्का से रवाना होते वक़्त क्या, मक्का मुझे तो बहुत प्यारा है लेकिन तेरे लोग मुझे रहने नहीं देते। जब आप मदीना की तरफ चले गए और बाद में जब आप मुसलमानों की एक लश्कर के साथ दोबारा से मक्का की तरफ आए, तो उस वक़्त आपने सबसे पहला जो ऐलान किया वो ऐलान अमन था, क्योंकि लोग जो हैं वो डर रहे थे कि मुसलमान जिन पर हमने इतने-इतने मज़ालिम किए हैं, वो अब हमसे बदला लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अमन का ऐलान कर दिया कि जो हथियार नहीं उठाएँगे, जो हकीम बिन हिज़ाम के घर में पनाह लेंगे, जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अबू सुफियान उसी वक़्त ईमान लाए थे, यानी जब आप पूरे लश्कर फ़तह मक्का के लिए मक्का के बाहर जमा था उस वक़्त ईमान लाए थे। तो जो उसके घर में पनाह लेगा उसको भी अमन होगा, जो अपने-अपने घरों में बंद रहेगा उसको भी अमन होगा। यानी कि ये एक पहली रिवायत थी कि कोई फ़ातिह किसी इलाके में दाखिल हो और वहाँ पे वो कश्त व खून का बाज़ार गर्म ना करे। वहाँ पे वो लोगों को मारे ना, लोगों को गुलाम ना बनाए, लोगों की माल-ओ-जायदाद को लूटे ना। तो इट वाज़ इनक्रेडिबल। एक ऐसा एक ऐसा फ़ातिह जिसने बगैर जंग के एक बहुत बड़े इलाके को फ़तह कर लिया, और छोटी-छोटी झड़पें हुई थी मुख्तलिफ दरवाज़ों पे, लेकिन एक कोई बाकायदा जंग नहीं हुई थी। तो आपने ऐलान अमन कर दिया कि देयर विल बी नो हार्म, जो भी लड़ेगा नहीं उसके लिए। और ऐलान आज़ादी था, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, ऐलान मुसावात इंसानी था। हम इन चीज़ों को देखेंगे। ये मरकाबिल ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 3 तारीख साज़ ऐलानों का असर जदीद दौर में जो है वो 1222 बरस बाद पहली मर्तबा इनकलाब फ्रांस के मौके पे 1852 में देखा गया, जिसे बाद में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मंशूर 1948 का हिस्सा भी बनाया गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाते हुए इंसानी मुसावात और वक़ार के मनाफ़ी क़वानीन
और तबकाती व नस्ली इम्तियाजात का खात्मा करने का ऐलान फरमाया। ए जमात कुरैश, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी जाहिलाना नखवत और आबाओ अजदाद पर फख्र करने का गरूर आज मिटा दिया। तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यूं बयान करते हैं कि ऐ लोगो, अल्लाह ने तुमसे जहालियत के गरूर और आबाओ अजदाद के नाम पर एक दूसरे पर फख्र करने को दूर कर दिया। बस आदमी तो दो ही तरह के हैं, अल्लाह से डरने वाला और उसके नज़दीक इज्जत का हामिल, और बदकार बदबख्ती का मारा हुआ, अल्लाह के नज़दीक बेवकत। याद रखो, सारे इंसान आदम की औलाद हैं और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। इरशाद रब्बानी है, लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुमको मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में से अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो उससे ज़्यादा डरने वाला है। बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज यूं हैं, बाज आ जाएं वो लोग जो अपने इन आबाओ अजदाद के नाम पर एक दूसरे पर फख्र करते हैं जो मर चुके हैं और अब जहन्नम का ईंधन है। वो अल्लाह के नज़दीक उस कीड़े से भी ज़्यादा बेवकूफ़ होंगे जो अपने नथने से नजासत को इधर उधर करता रहता है। हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत के गरूर और अपने आबाओ अजदाद के नाम पर एक दूसरे पर फख्र करने को दूर कर दिया है। लोग तो सिर्फ दो ही तरह के हैं, मोमिन अल्लाह से डरने वाला और बदकार बदबख्ती का मारा हुआ। सारे इंसान आदम की औलाद है और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। ए लोगो, तुम सब का रब एक है, तुम सब का बाप एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बर्तरी नहीं, न किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बर्तरी हासिल है। किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी है सवाए तकवा की। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो उससे ज्यादा डरने वाला है। सुनो, क्या मैंने तुम तक दावत हक की बात पहुंचा दी? लोगों ने जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो इस दावत हक को उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं। इब्न अबी हातिम ने इस मफहूम के अल्फाज में रिवायत किया, क्या लोगो, बेशक तुम सब का रब एक है और तुम सब का बाप आदम एक। सुन लो, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बर्तरी नहीं और ना किसी काले को किसी सुर्ख पर कोई फजीलत है सवाए तकवा के। तुम में सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। इंसानी हुर्मत व वक़ार, आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ व एहतराम से मुताल्लिक़ आपका ये तारीख़ी खुतबा फ़कत एक खुतबा या ऐलान ही न था, बल्कि एक दौरे नौ का आगाज़ था, जिसकी अमली इब्तिदा आपने अपने 7 साल पुराने दुश्मनों को माफ़ी अता फरमा कर और फ़तह मक्का के दिन एक हबशी गुलाम को उस दिन का आला तरीन मनसब अता फरमा कर। फ़तह मक्का के दिन आपके हमरा 10,000 सहाबा कराम मौजूद थे, जिनमें असहाबे बदर, दीगर ग़ज़वात में हिस्सा लेने वाले नुमायाँ व सरकर्दा अफराद और मुख्तलिफ अरब कबाइल के सरदार और मुअज़्ज़ज़ीन भी शामिल थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात इंसानी के ऐलान को अमली इक़दाम में बदलते हुए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पे खड़े होकर अज़ान दो। वो काबा जिसे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तामीर किया था और जिसकी अज़मत और फजीलत अरब के हर फर्द के क़ल्ब रूह में मौजूद थी, उसकी छत पर खड़े होकर एक हबशी गुलाम को अज़ान पढ़ने का शर्फ मिलना एक दौरे नौ का आगाज़ था। अहले मक्का के लिए एक अनोखा तजर्बा और अजीब मंजर था। तासुब, नफरत में उलझे हुए ये लोग जिसका तसव्वुर भी न कर सकते थे। नस्ली तफाकुर और कबाइली नस्बी बर्तरी का यही जोन था कि ये मंजर देखकर अताब बिन उसैद कहने लगा, मेरा बाप उसैद अच्छा रहा कि वो ये यानी इस हबशी को काबे पर खड़े अजान देने की आवाज़ सुनने से पहले ही कब्र में चला गया। हारिस बिन हशाम कहने लगा, क्या मोहम्मद को इस काले कव्वे के सिवा कोई और मुअज़्ज़न नहीं मिला? माअज़ल्लाह। हकूक़ इंसानी के हवाले से खुतबा फ़तह मक्का की अहमियत को गैर मुस्लिमों ने भी तस्लीम किया। मारूफ रोमानवी मुफक्किर कॉन्स्टान वर्जिल जॉर्ज लिखता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में जो इनकलाब लाना चाहते थे वो अरब के रस्म व रिवाज, कबाइल के सरदारों के खिलाफ आदत और हर कबीला के एक बड़े इज्तिमा की तश्कील सबके खिलाफ था। इन तमाम हक़ाइक़ की मालूमात के बाद पता चलता है कि ये इनकलाब फ़्रांस से भी बड़ा इनकलाब था, क्योंकि इनकलाब फ़्रांस फ्रांसीसियों के दरमियान मुसावात न पैदा कर सका, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब ने मुसलमानों में मुसावात पैदा कर दी और ख़ानदानी व तबकाती और मादी इम्तियाज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हकूक़ इंसानी की नबवी जद्दोजहद और खुतबा हज्जतुल विदा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी
इंसानियत को बुनियादी हकूक़ का तसव्वुर अता करने के लिए जिस अजीम मिशन का आगाज़ यानी मुआहिदा हल्फुल फजूल किया था, वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ हज्जतुल विदा के मौके पे अपनी तकमील को पहुँच गया। आपका ये खुतबा हकूक़ इंसानी का अवलीन और आबदी मंशूर है, जो किसी वक्ती सियासी मसलहत या अर्जी मकसद के हसूल के लिए जारी न किया गया, बल्कि आलम अर्ज़ी में अल्लाह के आखिरी पैगम्बर की तरफ से बनी नौ इंसान के लिए ऐसा जामे और हमागीर दस्तूर था, जिसने उसे इस बाब में दीगर किसी भी रहनुमाई से मुस्तगना कर दिया। यही वजह है कि इसे हकूक़ इंसानी से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात पर फ़ौक़ियत और अव्वलियत हासिल है, जो आज के जदीद दौर में इंसानी शऊर ने तश्कील दी। खुतबा हज्जतुल विदा में जिन इंसानी हकूक़ का अहाता किया गया वो दर्ज झेल है। नंबर 1, जान और माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का हक। ये सबसे पहला एक असूल होता था जिसको कोई भी फाते जो है वो अपने पाँव तले रौंद देता था। आप इंसान की तारीख को देखिए, बिल्कुल ही कदीम से इंसान की तारीख को देखिए। जब भी कोई लश्कर, जब भी कोई फाते किसी इलाके पे हमला करता था, तो सबसे पहले वहाँ की आबादियों को उजाड़ता था, घरों को आग लगाता था, वहाँ के बुजुर्गों को मार देता था, बच्चों को मार देता था और ख़वातीन को जिंदा रखता था। उनके साथ ज्यादती करना, उन्हें बांदियां बनाना, गुलाम बनाना, इस तरह की चीजें बहुत ही आम थी। तो सबसे पहले जान और माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का हक दिया गया, औलाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक, अमानत की अदायगी का तहफ़्फ़ुज़, कर्ज की वसूलियाबी का तहफ़्फ़ुज़, जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक, सूद और इक़्तिसादी इस्तेहसाल के खात्मे का ऐलान, पुरअमन ज़िंदगी का हक, मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक, मनसब और इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, किसास और दियत, दीगर कानूनी मामलात में मुसावात का हक, नस्ली कबायली तफ़ाख़ुर फ़ौक़ियत के खात्मे का ऐलान, औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, गुलामों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, मवाख़ात का हक, खुतबा हज्जतुल विदा में बयान करदा हकूक़ के अब्दी निफ़ाज़ का ऐलान। खुतबा हज्जतुल विदा को अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया कि लोगों, मेरी बात सुनो, देखो, मैं जानता नहीं कि शायद इस साल के बाद इस जगह में तुमसे कभी न मिलूं। लोगों सुन लो, तुम्हारे खून यानी तुम्हारी जानें, तुम्हारे अमवाल एक दूसरे पर अपने रब से मिलने तक यानी मौत तक इसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह तुम्हारे लिए दिन और ये महीना काबिल एहतराम है। और देखो, तुम मरने के बाद अनकरीब अपने रब से मिलोगे, वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुतालिक सवाल करेगा और मैं हर अमल के मुतालिक तमाम अहकाम तुम्हें पहुंचा चुका हूँ। बस जिसके पास किसी की अमानत हो, उसे चाहिए कि वो उस अमानत को मांगने पर उस शख्स के हवाले कर दे जिसने अमानतदार समझ के रखी थी। सुनो, हर किस्म का सूद सख्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अलबत्ता तुम्हारे रासुल माल यानी असल तुम्हारे लिए है। इनमें न तुम ज्यादती करोगे अगर तुमने किसी को रकम दी हो, और न तुम्हारे साथ ज्यादती की जाएगी अगर तुमने किसी से रकम ली हो। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि अब कोई सूद रिबा नहीं है। और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कुल सूद साकित कर दिया गया, यानी सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद खत्म करता हूँ। जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले जो भी खून था वो भी खत्म कर दिया गया। अब इसका इंतकाम न लिया जाएगा, यानी वो जब किसी को मारा जाता था तो ये जंग जो है, ये इंतकाम नस्लों तक जारी रहता था, उसको खत्म कर दिया गया। सबसे पहले खून जो मैं खत्म करता हूँ वो इब्ने रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का खून है। इब्ने रबिया ने बनु लैस में दूध पिया था, हुज़ैल ने उसे कत्ल कर दिया था। बस ये खून जाहिलियत के खून में से पहला खून है जिससे मैं माफी की इब्तिदा कर रहा हूँ। यानी सबसे पहले सूद भी अपने खानदान से खत्म किया और खून भी अपने खानदान से खत्म किया, उसका बदला। उसके बाद लोगों को कहा कि अब तुम लोग भी ऐसा करोगे। लोगों आगाह रहो, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब तुम्हारी इस सरजमीन में कभी उसकी परस्तिश की जाएगी, लेकिन अगर उसकी इताअत की जाएगी तो वो तुम्हारे इन अमाल से जिन्हें तुम हकीर समझते हो राज़ी हो जाएगा। इसलिए तुम लोग दीन के मामले में शैतान से बचते और डरते रहो। लोगों, नसाई यानी हरमत वाले महीनों को आगे पीछे करना कुफ्र में इजाफा करना। ऐसे वो लोग और भी गुमराह होते हैं जो काफिर हैं, जो एक साल इसे हराम रखते हैं, दूसरे साल हलाल कर लेते हैं, ताकि ये काफिर लोग अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए महीनों की गिनती पूरी कर लें। इस तरह ये अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ों को हलाल और उसकी हलाल की हुई चीज़ों को हराम करार दे देते हैं। और ये भी सुनो कि ज़माना फिर कर उसी जगह आ गया जहाँ उस वक्त था तब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पैदा किए थे। और ये कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें 4 महीने हुर्मत के हैं, 3 मुसलसल महीने और मज़र के नज़दीक जो माह रजब है, यानी जमादियुल उखरा और शाबान के बीच का महीना, यानी वो रजब नहीं जो रबिया के नज़दीक मोतबर था, वो रमज़ान को रजब कहता था।
लोगों अगर हो तुम्हारी औरतों पर तुम्हारा एक हक है और तुम पर उन औरतों का एक हक है। इन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारा फर्श किसी भी ऐसे शख्स के लिए ना लगाएं जिसे तुम नापसंद करते हो, और वो खुला हुआ फहश इख्तियार न करें। फिर अगर वो ऐसा करे तो तुम्हारे लिए इजाजत है कि तुम उन्हें बिस्तरों में छोड़ दो और इस तरह मारो जो ज़रब शदीद ना हो। फिर अगर वो बाज आ जाए तो वो अपने खाने और कपड़े के सिलसिले में हुस्न सलूक के साथ मुस्तहिक हैं, और औरतों के पास हुस्न सलूक और भलाई करने की नसीहत करते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह है। वो अपनी ज़ात के लिए किसी चीज़ की मालिक नहीं होती, और तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पे पकड़ा है, और तुमने उनके सतर को अल्लाह के कलमात के साथ हलाल किया है। इसलिए लोगों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तो हर हुक्म पहुंचा दिया, और तुम्हारे अंदर वो चीज़ छोड़ी है कि अगर उसे मजबूती से पकड़े रखा तो कभी गुमराह ना होगे, और वो खुली हुई चीज़ है, यानी अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। लोगों, मेरी बात सुनकर गौर करो। खूब समझ लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और तमाम मुसलमान भाई भाई। लिहाजा किसी भी आदमी के लिए अपने भाई की कोई चीज़ हलाल नहीं, बजुज़ उसके कि वो बतैयब खातिर कोई चीज़ खुद दे दे। बस तुम लोग अपने आप पर किसी भी हालत में जुल्म न करना। लोगों, बताओ, मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया? लोगों ने जवाब दिया, यकीनन, यकीनन। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, तू गवाह है। इब्ने इसाक ने कहा, और मुझसे याह्या बिन इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपने बाप इबाद की रिवायत बयान की। जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को अरफात में लोगों तक पहुंचाने के लिए आवाज़ लगा रहा था, रबिया बिन उमैया बिन खल्फ था। इबाद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबिया बिन उमैया से कह रहे थे कि बावाज़ बुलंद कहो, लोगों, रसूलुल्लाह दरियाफ्त करते हैं, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सा महीना है? फिर रबिया बिन उमैया लोगों से पुकार कर यही अल्फाज कहने लगा। लोगों ने जवाब दिया, ये शहर हराम है। बाद में आपने रबिया से कहा, इन लोगों से कहो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे खून और तुम्हारे अमवाल को एक दूसरे पर अपने रब से मिलने तक इसी तरह काबिल एहतराम करार दिया है जिस तरह तुम्हारे लिए ये महीना काबिल एहतराम करार दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, लोगों, रसूलुल्लाह दरियाफ्त करते हैं, ये कौन सा मकाम है? रबिया ने इन अल्फाज को पुकार कर कहा, और लोगों ने जवाब दिया, ये बलद हराम यानी काबिल एहतराम शहर है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे कहो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे खून और अम्वाल को एक दूसरे पर अपने रब से मिलने तक इसी तरह काबिल एहतराम करार दिया है जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारा ये शहर काबिल एहतराम करार दिया है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, लोगों, रसूलुल्लाह दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन सा दिन है? रबिया ने ये अल्फाज पुकार कर कहे, और लोगों ने जवाब दिया कि ये हज अकबर का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे कहो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे खून और तुम्हारे अमवाल को एक दूसरे पर अपने रब से मिलने तक उसी तरह काबिल एहतराम करार दिया है जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारा ये दिन काबिल एहतराम करार दिया है। लोगों, अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, और किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं, और बच्चे का इंतसाब बाप की तरफ होगा, और जानी के लिए रजम है। और जिस शख्स ने अपने बाप को छोड़कर अपनी निस्बत किसी और की तरफ की, या जिस शख्स ने अपने आका को छोड़कर किसी और को अपना आका बनाया, उस पर अल्लाह की, मलाइका की और तमाम इंसानों की लानत है। उससे अल्लाह ताला ना कोई चीज़ इजाफे के साथ कबूल करेगा, और न उसकी मिस्ल कोई चीज़ कबूल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर को लोगों से खिताब किया और फरमाया, ए लोगों, ये कौन सा दिन है? उन्होंने जवाब दिया, हुर्मत वाला दिन है। आपने फरमाया, ये कौन सा शहर है? उन्होंने जवाब दिया, हुर्मत वाला शहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? उन्होंने जवाब दिया, ये हुर्मत वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी इज्जतें तुम पर उसी तरह हराम है जिस तरह इस माह में, इस शहर में तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। रावी बयान करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कई बार दोहराया, फिर अपना सर उठाया और फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया है? ए अल्लाह, मैंने पैगाम पहुंचा दिया है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बिलाशुबा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वसीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जो आदमी मौजूद है वो गैर मौजूद को ये वसीयत पहुंचा दे, मेरे बाद पलटकर कुफार न बन जाना, तुम एक दूसरे को कत्ल करोगे। जी, ये तो था हमारा खुतबा फतह मक्का। के बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर।
Am I audible? मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस सर, आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम जनरल नॉलेज में आज हम देख रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम जो है वो 1885 में अमल में लाया गया। जमात का क़याम दिसंबर 1885 में अमल में आया, जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी बुनियाद रखी। जंग आज़ादी 1857, जंग आज़ादी हिंद, हिंदुस्तान की अंग्रेजों के खिलाफ पहली आज़ादी की मुसल्लह जंग। हिंदुस्तानियों से मुराद मुसलमान और हिंदू और सिख सारे मिल के अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में लड़े थे और हमने शिकस्त खाई थी। असबाब क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें यके बाद दीगरे अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस वक्त, क्योंकि आज जिस तरह अमेरिका सुपर पावर है, तो उस वक्त जो है वो बरतानिया सुपर पावर था और बरतानिया की सल्तनत इतनी वसी थी, बरतानिया की हुकूमत पूरी दुनिया के उन इलाकों तक भी मौजूद थी। कहा जाता था कि जिस इलाके में, जिस मुल्क में सूरज उभर रहा होता था, वहां भी बरतानिया की हुकूमत थी, और जब वो गुरूब हो रहा होता था तो वहां भी बरतानिया की हुकूमत थी। तो इस लिहाज से मलका बरतानिया की हुकूमत में सूरज जो है वो गुरूब ही नहीं होता था। तो ये एक मिसाल दी जाती थी, यानी कि कॉलोनीज थी। बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हमारे साथ ही था, इसके साथ अफ्रीका के ममालिक में भी जो है बरतानवी लोग थे। तो इन्होंने एक कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तिजारती कंपनी के तौर पे जगह ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि हमारे बादशाह जो है अयाश हो चुके थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, इन्होंने उनको कर्जे देना शुरू किए। तो कर्जे देते देते फिर ये इस तरह से इन्होंने मुकम्मल जो है कब्जा कर लिया था सल्तनत के ऊपर। उस वक्त जो मुसलमानों की सल्तनत मौजूद थी, और फिर जब ये बिल्कुल सरेआम आ चुके थे, इन्होंने अपनी फौजी रखना शुरू कर दी थी, तो फिर मुसलमान, हिंदू और सिख एक साथ होकर इनसे लड़े थे। एंड दैट वाज कॉल्ड जंग आज़ादी हिंद। और जो कारतूस फौजियों को दिए जाते थे वो सूअर और गाय की चर्बी से आलूदा होते थे। यानी कि ये भी बात उस वक्त के फौजियों को, जो मुसलमान फौजी होते थे, उनको बताया गया कि सूअर और गाय की चर्बी इसलिए कहा गया क्योंकि फिर हिंदू जो है गाय को अपनी माँ समझते थे, यानी कि पूजा करते थे। तो मुसलमानों के लिए ये कहा गया कि ये जो कारतूस इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, उस दौर की जो बंदूकें होती थी ना, उनमें जो कारतूस होते थे, जो आपने बंदूकों के कारतूस देखे होंगे, तो उनको लगाने के लिए, यानी कि बंदूक में डाल के फायर करने के लिए, सबसे पहले मुंह से उनको जो है वो जिस तरह नट होता है निकाला जाता है, इस तरह छीला जाता था। तो वो कहा गया कि जी ये जो बनाए जाते हैं ना कारतूस, ये सूअर और गाय की चर्बी से, ताकि मुसलमान अगर सूअर की जिल्द में अपना मुंह डालेंगे तो जाहिर है कि वो हराम है, और गाय तो पूजा करते हैं हिंदू। तो इस वजह से उनको नफरत होना शुरू हुई। सिपाहियों ने उसे अपने मजहब के मुनाफी समझा, और इस तरह उन्होंने जो है वो इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। फौजी वर्दियां उतार के फेंक दी, फिर उनको बेड़ियां पहना दी गई। तो ये भी कुछ जो है वजूहात थी। नताइज क्या हुए? अंग्रेज और सिख फौजियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह थे उस वक्त, उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, श्रीलंका के शहर रंगून में। मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। अंग्रेज की साजिशों और कुछ हिंदुओं के रवैये की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौम की सूरतों में बढ़ चुके थे। यानी अंग्रेजों ने, जाहिर है बहुत चालाक कौम थी जिसने 200 साल तक हम पे हुकूमत की है, तो ऐसे तो नहीं थे वो, हथियारों में भी काफी तगड़े थे। उसके बाद अंग्रेजों का एक मशहूर कौल मशहूर है कि अगर आपने कहीं पे हुकूमत करनी है तो रूल, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने आपस में इनको लड़ाना, इनको पैसे देना, रिश्वतें देना, और फिर हमारे जो है लोग आपस में लड़ने लगे, गद्दारियां हुई, मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल किया गया। अच्छा जी, अगस्त 1958 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ये ऐलान किया कि मलका विक्टोरिया के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया जाए। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867। 1867 में बनारस के हिंदू रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सरकारी अदालतों और दफातर में उर्दू को अक्सर खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह हिंदी को सरकारी जबान के तौर पर राइज किया जाए।
तो ये उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है ये भी उस वक्त जन्म लेता है उसी दौर में। हिंदुओं को एतराज इस बात पर था कि उर्दू कुरान के रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, इसलिए उर्दू की जगह हिंदू या देवनागरी रस्मुल ख़त जो है वो जारी किया जाए। सर सैयद अहमद खान 1859 में सर सैयद ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया। 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया। 1864 में साइंसी सोसाइटी बराए मुसलमानान कायम की। 1870 में रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी, जो बाद MAO कॉलेज और आपकी वफात के बाद 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर गया। 1886 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। तकसीम बंगाल 1905। बंगाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से इंतजामी उमूर में मुश्किलात का शिकार था, जिसके बायस लॉर्ड कर्जन ने वायसराय हिंद की सिफारिश पे बरतानिया ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो एक नया सूबा बन गया जिस पर हिंदुओं को सख्त एतराज था। हिंदुओं की जानिब से स्वदेशी तहरीक शुरू की गई, बरतानवी मसनूआत का बाइकाट किया गया और नतीजा ये निकला कि 12 दिसंबर 1911 को तकसीमी बंगाल मंसूख कर दी गई। कैसे मुसलमानों को फायदा हो रहा था। मॉन्टिगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात 1919। उस वक्त के वजीर हिंद मॉन्टिगो और बरतानवी हिंद के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने मिलकर मुरतब किया था इसको। हिंदुस्तानियों के सियासी रहनुमाओं ने सूबों में 2 अमली निज़ाम पर नापसंदीदगी का इजहार किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मजीद इस्लाहात का मुतालबा किया कि आप लोग जो है हमारे लिए मजीद इस्लाहात लेके आए। लखनऊ पैक्ट 1916। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस ने जुदागाना इंतखाबात के असूल को तस्लीम कर लिया, जिसको लखनऊ पैक्ट 1916 कहा जाता है। मेरे ख्याल से हमारी स्लाइड थोड़ी सी पीछे है, जैसे ये आगे आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। शिमला वफद 1906। सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान सोन की सरबराही में 35 मुस्लिम रहनुमाओं के इस वफद ने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मंटो से मुलाकात की। 1909 में मंटू मार्ले इस्लाहात लाई गई और इसका पस मंजर ये था कि 1905 में तकसीमी बंगाल की वजह से सियासी बेचैनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में लाया गया। 1905 में जापान ने रूस को शिकस्त दी, जिससे हिंदुस्तानी के हौसले बरतानवी साम्राज्यियत के खिलाफ बुलंद होते जा रहे थे। उस वक्त के वजीर हिंद मिस्टर मार्ले और बरतानवी हिंद गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटो ने मिलकर मुरतब किया था इसको। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में बनाया गया और इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है वो 1892 में बनाया गया। 92 में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। पहली जंग अजीम 1914 से 1918। जंग अजीम एक आलमी जंग थी जिसका आगाज यूरोप में हुआ और ये जंग 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। अब इस जंग में जो है वो पूरी दुनिया 2 ग्रुप में तकसीम हो चुकी थी। एक ग्रुप जो था वो रूस, फ्रांस, बरतानिया, इटली और अमेरिका था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया यानी कि हंगरी था और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया थी तुर्की वाली, और जर्मनी, रूस सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत जो थी इसका खात्मा हुआ और मशरक और वस्ती यूरोप में कई नए ममालिक का क़याम भी अमल में आया इसी में। और जो इत्तेहादी हैं यानी कि रूस, फ्रांस, बरतानिया, इटली, अमेरिका वगैरह, इनकी जीत हुई। साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया। बरतानवी हिंद के तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने इस कमीशन के बाइकाट का ऐलान कर दिया। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बढ़ गई। पहला गिरोह जनाह लीग और दूसरा इस कमीशन से बाइकाट के हक में था, जबकि शफी लीग कमीशन हाजा के साथ ताउन करने के हक में थी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो 1906 में अमल में लाया गया। इसकी एक वजह तो हिंदुओं का नामुनासिब रवैया था। आर्या समाज जैसी तहरीकें चलाई गईं जिनका मकसद उर्दू ज़बान को ख़त्म करके उसकी जगह हिंदी ज़बान राइज करना था। गाय की कुर्बानी का मसला था।
मुसलमानों ने अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 30 दिसंबर 1906 में ढाका के मकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की। पहला सदर सरागा खान को चुना गया। मरकजी दफ्तर इसका अलीगढ़ में कायम किया गया। नवाब वकारुल मुल्क की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। रॉलेट एक्ट 1919 बरतानवी हिंदुस्तान की मरकजी कानूनी मुशावरती कौंसिल ने 18 मार्च 1919 को दिल्ली में मंजूर किया इसे, जिसके तहत बिना अदालती मुदाखलत के किसी भी हिंदुस्तानी बाशिंदे को महज शक व शुबे की बुनियाद पर जेल में डाला जा सकता था, यहाँ तक कि मुल्जिम को वजह जानने का भी हक नहीं था। इस एक्ट को रोलेट कमेटी की सिफारिशात पे नाफिज किया गया और कमेटी के सदर सर सिडनी रोलेट के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया। तहरीक खिलाफत 1922 खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बाद बनु उमय्या बनु अब्बास से होती हुई तुर्की की उस्मानी खानदान तुर्की को मुंतकिल हुई। पहली जंग अजीम के वक्त इस्लामी सल्तनत का मरकज तुर्की था। पहली जंग अजीम में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बरतानवी हुकूमत का साथ दिया, इस वादे के साथ कि बरतानिया कामयाबी की सूरत इस्लामी मकामात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस पर अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की। इसके नतीजे में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू की, जिसको तहरीक खिलाफत कहता है। तुर्की की खिलाफत बरकरार रखी जाए, यानी कि इस तहरीक के जो मकासद थे, मकामात मुक़द्दसा मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा तुर्की की तहवील में रहें और तुर्की सल्तनत को तकसीम ना किया जाए। रोलेट एक्ट के खिलाफ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तहरीक खिलाफत में इत्तेहाद था और इसी तहरीक पर भी हिंदू रहनुमाओं ने मुसलमानों का साथ दिया। एक गांव चोरा चोरी में एक थाने को आग लगा दी गई, जिसमें 22 सिपाही जल मरे। इस वाक़े को आड़ बनाकर गांधी ने ऐलान कर दिया कि चूंकि ये तहरीक अदम तशद्दुद पर कारबंद नहीं रही, इसलिए इसे खत्म किया जाता है। 1922 को तहरीक खिलाफत हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के बाइकाट के बाद मकामी सियासी पार्टियों ने मोतीलाल नेहरू की सरबराही में एक 9 रुकनी कमेटी कायम की। कमेटी ने जो आईनी रिपोर्ट तैयार की है उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से याद किया जाता है और ये रिपोर्ट अगस्त 1928 में शाये हुई। जिनाह के 14 निकात 1929 28 मार्च 1929 को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 निकात पेश किए गए। हम सब जानते हैं 1929 14। अच्छा जी, खुतबा इलाहाबाद 1930 को मुस्लिम लीग का सालाना इजलास इलाहाबाद में मुनक्किद होता है। इसकी सदरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की। हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, ये एक बुनियादी बात थी जो वहाँ पे कही गई और इनमें कोई भी कदर मुश्तरक नहीं है। सुबह पंजाब, सुबह शुमाल मगरबी सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक रियासत की शक्ल दी जाए। गोल मेज कॉन्फ्रेंस 90, 30, 31 एंड 32 बरतानिया की नए मुंतखब वजीर आजम रमजे मैकडॉनल्ड ने साइमन कमीशन की सिफारिशात को मंजूर करते हुए और हिंदुस्तान में आईनी तात्तुल को दूर करने के लिए हिंदुस्तान के लीडरों को लंदन बुलाया ताकि आइन के बारे में उनकी बाहमी रजामंदी हासिल की जा सके। फाइनली मुझे कोई बताएगा कि आपको भी वही स्लाइड शो हो रही है या एक स्लाइड पीछे हैं आप लोग? मुझे ऐसे लग रहा है कि हम सेम पेज पे नहीं है। एनीवन कैन स्पीक? आप सबके माइक ओपन है? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, स्लाइड्स भी ठीक है और जी, बिल्कुल आप बता रहे हैं वो भी। चलें, थैंक यू सो मच। कांग्रेस में एक मजबूत मरकजी हुकूमत जबकि मुस्लिम लीग सूबाई खुद मुख्तारी की ख्वाहिशमंद थी। पहला दौर 10 नवंबर 1930 को शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 तक जारी रहा। दूसरा दौर 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक जारी रहा। तीसरा और आखिरी दौर 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक लंदन में मुनक्किद हुआ। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में नाकामी के बाद हुकूमत बरतानिया ने अपनी तरफ से एक आईनुमा कानून की मंजूरी दी, जिसे कानून मजरिया 1932 का नाम दिया गया। हिंदुस्तानी सूबाई इंतखाबात 1937 इन इंतखाबात के नतीजे में हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा कांग्रेसी वजारतें कायम हुई। कांग्रेसी वजारतों को तकरीबन 2 साल तक काम करने का मौका मिला। नवंबर 1939 में कांग्रेस और अंग्रेज के दरमियान दूसरी जंग अजीम में इख्तलाफात की वजह से वजारतों को मजबूरन मुस्ताफी होना पड़ा। मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया।
क्यों यौम निजात बनाया? क्योंकि हिंदुओं को जैसे हुकूमत का मौका मिला उन्होंने मुसलमानों पे जिंदगी अजीरन कर दी थी। उनके स्कूलों में जो है वो वंदे मातरम का नारा जो है, उनका कौमी तराना जो है वो पढ़वाया गया, क्योंकि उस वक्त कौमी तराना नहीं था, बाद में जाके ये बना है। गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती थी। मस्जिदों में जो है इनके ऊपर जो है वो सूअर और इस तरह के जानवर जो है जो हराम कहे जाते हैं गोलियां फेंकी जाती थी। आज़ादी के साथ इबादतें करने का मौका नहीं मिलता था। तो हर जगह पे जब उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया तो एक तरह से मुसलमानों ने तो यौम निजात ही मनाना था। करारदाद पाकिस्तान 1940 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोजा सालाना इजलास के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल के लिए तहरीक शुरू की। मंटो पार्क यानी कि इकबाल पार्क। करारदाद लाहौर मौलवी फजलुल हक ने पेश की। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वायसराय ऑफ इंडिया और बरतानवी बड़े सियासी रहनुमाओं के दरमियान शिमला के मकाम पर एक मुलाकात हुई। हिंदुस्तान की खुद मुख्तार हुकूमत के लिए वावेल मंसूबे पर इत्तफाक और मंसूबे के लिए इत्तफाक किया गया। फिर बाद में अंग्रेज और अंग्रेजी क़यादत ने हस्ब आदत मंसूबे में तयशुदा नुमाइंदगी के तनासुब से इनहराफ किया। इस दौरान बरतानिया में नया इलेक्शन हुए जिसमें लेबर पार्टी कामयाब हुई और यह हुकूमत जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने और पावर हिंदुस्तानी को शिफ्ट करने के हक में थी। इंतखाबात 1945 से 46 दिसंबर 1945 में मरकजी असम्बली और जनवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने का फैसला हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मंशूर ये था कि जनूबी एशिया को एक मुल्क की सूरत में आज़ाद करवाया जाएगा और कांग्रेस ने इंतखाबात में अखंड भारत का नारा लगाया, जबकि मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत का नारा लगाया। मरकजी असम्बली में मुस्लिम सीटों की तादाद 30 तमाम पर कामयाब रही और सूबाई असम्बलियों में मुस्लिम सीटों की मखसूस तादाद जो है वो 495, जिसमें से 434 सीटों में उसने कामयाबी हासिल की। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इंतखाबात 1946 के फौरन बाद हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान की गुत्थी सुलझाने और इंतकाल इक़्तिदार के लिए राह हमवार करने की गर्ज से 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक मिशन हिंदुस्तान भेजा। ये मिशन कैबिनेट मिशन या वजारती मिशन के नाम से याद किया जाता है। यौम आज़ादी पाकिस्तान 1947। बरतानवी कानून आज़ादी हिंद 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल। स्पीकर्स ऑफ नेशनल असेंबली। पहला जो है स्पीकर कौन है नेशनल असेंबली का? अब्दुल वहाब खान, अगस्त 12 1955 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 1958 तक ये स्पीकर है। और इस वक्त जो है करंट वो असद कैसर है, अगस्त 15 2018 से टिल नाउ। चेयरमैन सेनेट की अगर बात की जाए तो हबीबुल्ला खान पहले थे, अगस्त 6 1973 से जुलाई 4 1977 तक। और करंट जो है वो इस वक्त सादिक संजय मार्च 12 2018 से मार्च 11 2021 तक, और फिर उनका दोबारा से जो टेन्योर शुरू हुआ वो मार्च 12 2021 तक। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वन वाज जस्टिस मियां अब्दुल रशीद, फेडरल कोर्ट, जून 27 1949 और 6 जून 29 1954। और इस वक्त के जो है जस्टिस गुलजार अहमद है, दिसंबर 21 2009 से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स फर्स्ट जो थे वो खान फतेह मोहम्मद खान थे, जून 25 1956 से अक्टूबर 28 1958 तक है। और इस वक्त जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, जनवरी 27 से 2020 से टिल नाउ। आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात की जाए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फर्स्ट जो थे वो जनरल मोहम्मद शरीफ, मार्च 1 मार्च से 1976 से 1978 तक रहे। और करंट अगर बात की जाए तो जनरल नदीम रजा, नवंबर 28 2019 से टिल नाउ। कमांडर इन चीफ पहले जो थे जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर
मैसरवी अगस्त 15 1947, फरवरी 10 1948 तक है। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन आखिरी जो है दिसंबर 20 1971 से मार्च 2 1972 तक कमांडर इन चीफ रहे। चीफ ऑफ स्टाफ की अगर बात की जाए तो पहले जो है जनरल टिका खान थे, मार्च 3 1972 से मार्च 1 1976 तक। जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ हैं और नवंबर 29 2016 से टिल नाउ। नेवी की अगर बात की जाए तो कमांडर इन चीफ जो है सबसे पहले रियर एडमिरल जेम्स विल्फर्ड जेफोर्ड 15 अगस्त 1947 से जनवरी 30 1953, और जो इस वक्त है वो वाइस एडमिरल हसन हफीज अहमद है, मार्च 3 1972 से मार्च 9 1975 तक कमांडर इन चीफ की बात हो रही है। अगर चीफ की बात की जाए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो इस वक्त एडमिरल पहले जो थे वो एडमिरल मोहम्मद शरीफ मार्च 2375 से 21 मार्च 1979 तक, और एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी जो अक्टूबर 7 2020 से टिल नाउ है। कौमी परचम की अगर बात की जाए तो कौमी परचम किसने तैयार किया था? मास्टर अफजाल हुसैन। कौमी परचम का इंतखाब कब हुआ? 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साल असम्बली के इजलास में। कौमी परचम किसने लहराया? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने कराची में और मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने ढाका में। कौमी परचम में गहरा सब्ज रंग और सफेद पट्टी किस चीज की मजहर है? गहरा सब्ज रंग शादाबी और सफेद रंग अमन खुशहाली के लिए। एक और भी वजह कही जाती है कि हमारा जो वाइट इसमें कलर है, जो सफेद रंग है, ये अक़लियतों को जाहिर करता है, और सब्ज रंग जो है ये मुसलमानों को जाहिर करता है। कौमी परचम की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई का तनासब 2003 है। सफेद पट्टी की चौड़ाई परचम की लंबाई के 1/4 के बराबर है और अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है। हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा किस चीज की अलामत है? हिलाल बुलंदी अजमत का निशान और सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना है। आप उन ममालिक के बानियों के नाम बताएं। कौन से ममालिक है? अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। तो जवाब है कि अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, इंडोनेशिया के सुइकार्नो, चीन के सानियात सेन, मिस्र के साद जगलोल, ऑस्ट्रेलिया के सरहिंदी पार्स। कौन से मशहूर शायर थे जो अपनी जिंदगी ही में अपने नाम के साथ मरहूम लिखा करते थे? जोश मलिहाबादी। ये उर्दू के बारे में है और उर्दू में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। 1994 में पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों का चैंपियन था। कौन कौन से? नंबर 1 स्नोकर, मोहम्मद यूसुफ ने जितवाई थी। स्क्वाश में जान शेर खान चैंपियन थे। हॉकी में मोहम्मद शहबाज सीनियर चैंपियन थे, और क्रिकेट में इमरान खान चैंपियन 1994। शायर का नाम बताएं। क्या हंसी आई मुझको हजरत इंसान पर, फेल बद तो खुद करें और लानत करें शैतान पर। इंशा खान, इंशाअल्लाह खान, इंशा। कुरान पाक के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं और कितनी? पारा नंबर 30 और सूरतें 37। अच्छा जी, कुरान मजीद के बारे में ये जो है कुछ दिलचस्प मालूमात हैं। सिपारे 30 हैं, सजदे 14 है, मंजिल 7 है, सूरतें 114 है, सूरत मक्की 86, मदनी 28, रकू 540, आयात 6666, हरूफ ये सारा देख लीजिएगा, पूरी इंडेक्स है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। दुनिया भर की मालूमात। बालिहाज रकबा सबसे बड़ा मुल्क रूस का है, उसका रकबा आप देख लेंगे कितना है रकबे के लिहाज से। और यहीं पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान है। बालिहाज रकबा दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? कनाडा। आबादी के लिहाज से मुसलमान ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। बालिहाज रकबा तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? वो चीन का है। और बालिहाज रकबा सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी
अगर आपको याद हो, मैंने किसी लेक्चर में आपको वेटिकन सिटी के बारे में बताया था कि ये एक ऐसा मुल्क है, यानी ये ऐसा छोटा जमीन का टुकड़ा है जो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये एक मुल्क के अंदर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पादरी होते हैं, मजहबी रहनुमा होते हैं ईसाइयों के, तो वहाँ पे उनकी हुकूमत होती है, उनकी अपनी पुलिस होती है। जो सबसे बड़ा पॉप बनाया जाता है, ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉप होता है, जो मजहबी रहनुमा चूज किया जाता है, वो वेटिकन सिटी में किया जाता है, जहाँ पर सारी दुनिया के जो है बड़े बड़े इनके यूं समझे के पादरी इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे वो फैसला करते हैं कि किसको पॉप बनाया जाए। तो ये वेटिकन सिटी को आप बतौर मुल्क समझ सकते हैं। और इसका रकबा कितना है, यानी कि 0.17 मुरब्बा मील। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो चीन सबसे बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि फौज के लिहाज से भी चीन की सबसे ज्यादा फौज है। और इसकी कितनी तकरीबन बताई जा रही है आबादी, 1 अरब 30 करोड़। 5.5 अरब के करीब तो दुनिया की आबादी कही जाती है, उसमें 1 अरब तो चीन की आबादी है। बलिहाज आबादी दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो भारत का कहा जाता है, और उसकी तकरीबन आबादी जो है 1 अरब 5 करोड़ है। बलिहाज आबादी तीसरा बड़ा मुल्क जो है वो अमेरिका है, और आबादी तकरीबन 30 करोड़ है, क्योंकि उसकी 56 से ज्यादा तो रियासतें हैं। बालिहाज आबादी सबसे छोटा मुल्क फिर वही आ गया, वेटिकन सिटी, आबादी तकरीबन 900 अफराद। इमेजिन 900 अफराद पे मुश्तमिल एक मुल्क भी है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे रखने वाला मुल्क कौन सा है? अमेरिका, 14,695। तवील तरीन साहिल समंदर रखने वाला मुल्क कौन सा है? कनाडा। और साहिल की लंबाई कितनी है, देख लें। मुख्तसर तरीन साहिल समंदर वाला मुल्क जिसके साहिल जो है बहुत छोटा है, वो मोनाको है। और सबसे ज्यादा जजीरों वाला मुल्क इंडोनेशिया, जजीरों की तादाद, ये पूरा मुल्क ही जजीरों पे मुश्तमिल है। दूसरा सबसे ज्यादा जजीरों वाला मुल्क जो है वो फिलिपाइन है। बुलंद तरीन दारुल हुकूमत जो है, यानी कि जमीन से बुलंद तरीन ऊंचाई पे जो वाक़ है अपने उस पहाड़ी इलाकों की वजह से, वो लापाज बोलिविया है। सतह समंदर से उसकी बुलंदी जो है 12,000 फुट है। सबसे ज्यादा अस्पताल रखने वाला मुल्क जो है चीन है। जाहिर है आबादी बहुत ज्यादा है, इलाके बहुत दूर दूर है, तो अस्पताल भी ज्यादा होंगे। सबसे बड़ा रिहायशी महल, अब देखिएगा ये एक मुसलमान मुल्क है, ब्रुनाई दारुसलाम, सुल्तान का महल है, और इसका रकबा 200,000 मुरब्बा मीटर पे है। इस महल में 1788 कमरे हैं, 257 गुसल खाने हैं, और उसमें कितनी औलादें होंगी उसकी। एक बंदा है और उसकी इतना बड़ा रिहायशी महल है, और दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं। सबसे पहले खिलाफ इंसान भेजने वाला मुल्क रूस ने 12 अप्रैल 1961 में सबसे पहले इंसान को खिला में भेजा था। खिला में इंसान भेजने वाला दूसरा मुल्क अमेरिका ने 20 फरवरी 1962 को इंसान को खिला में भेजा। चांद पर चहलकदमी करने वाला पहला शख्स खिलाबाज नील एडन आर्मस्ट्रॉन्ग। इसने 21 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर चहलकदमी की। अब someone there who सर कोई स्लाइड कुछ पूछने जा रहा है? करारदाद पाकिस्तान, जी सर स्लाइड मुझे करारदाद पाकिस्तान वाली शो हो रही है, स्लाइड मैच नहीं हो रही। चले मैं इसको अगेन जो है वो शेयरिंग कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। अब मेरी स्लाइड ऑफ हो चुकी है। यस सर। आप बताइएगा मुझे, स्लाइड अगर आपको शो हो तो मुझे बताइएगा कि आपको नजर आ रहा जी जी सर अभी नहीं शो हुई। है। प्रॉब्लम विद आवर इंटरनेट कनेक्शन। यस सर। अभी तक शो नहीं हुई। नो सर शायद बाकी हो। जी, अगर किसी को स्लाइड शो हो रही है तो प्लीज बताइएगा। सदीला आप बता दें। स्लाइड नहीं मैम, स्लाइड नहीं शो हो रही। नेटवर्क चले प्रॉब्लम है आपको शायद। स्लाइड शो हो जाती है, चले आप रेडियो का खबरनामा सुन लें, वैसे भी आप सुन ही रहे हैं। उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो स्लाइड शेयर कर दूंगा। मैं इसको एक बार जी अगेन सर ट्राई कर लेता कंटिन्यू हूँ। करें, हम सुन रहे हैं।
जी मैं अगेन इसको एक बार जो है शेयरिंग बंद करके दोबारा से ट्राई करता हूँ। बुलंद तरीन झील की हम बात कर रहे थे, तो झील जो है टाइटिका यानी कि पेरो के अंदर जो झील है उसकी बुलंदी 12,500 फुट है। बुलंद तरीन अगर डैम की बात की जाए तो रोगन ताजिकिस्तान में है, उसकी बुलंदी 1,099 फुट है। और बुलंद तरीन इमारत की बात की जाए तो वो दुबई की इमारत है, बुर्जुल खलीफा, मुत्तहदा अरब अमारात में, और इसकी बुलंदी 828 मीटर है। थिंक कि मेरी स्लाइड अब भी शो नहीं हो रही, प्रॉब्लम। बुलंद तरीन टावर की बात की जाए तो नहीं शो हो रही है। कैनेडियन नेशनल टावर। चलिए मैं ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूँ, पीडीएफ तो वैसे भी हमने शेयर कर देना है। ठीक है सर। बुलंद तरीन टावर जो है कैनेडियन नेशनल टावर है टोरंटो में, और बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी जो है वो एवरेस्ट है। दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी K2 कही जाती है। सबसे बड़ा अजायब घर जो है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के अंदर है, और सबसे बड़ी आर्ट गैलरी जो है वो स्टेट हेरिटेज म्यूजियम जो है रूस के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बैन अवी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा है, और रुकन ममालिक जो है उनकी टोटल तादाद 191 है। सबसे बड़ा दिन 22 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। बस ये स्लाइड खत्म हो चुकी है, मैं दूसरी को अब शेयर करता हूँ, तो आई होप कि वो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं अपने मोबाइल से ट्राई कर लूँ। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट में मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, कि बड़े माहौलियाती मसाइल जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। आई थिंक अब मेरी स्लाइड शो नहीं हो रही। जस्ट जी प्लीज मुझे बताइएगा अगर स्लाइड मेरी शो हो तो। साजिदा हमारे साथ हैं तो प्लीज आप ये स्लाइड को शो कर दें। मेरी तरफ प्रॉब्लम हो रहा है ये इन्वायरमेंटल जो है मेजर प्रॉब्लम वाली। मिस साजिदा आर यू विद अस प्लीज? मैम नगीना आप मिस साजिदा से ये स्लाइड लेके प्लीज इसको शेयर कर लीजिए। आई थिंक मेरी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम जा रहा है, आवाज तो आ रही है लेकिन स्लाइड शो नहीं हो रही। इसको आप देख लें, जब तक मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आप जरा इनसे ये स्लाइड लेके इसको शो तो कराएं जरा। सर मैम से बड़े ओके सर। बड़े माहौलियाती मसाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मसला होता है वो आलूदगी है, पोल्यूशन। अब पोल्यूशन जो है इसमें घरों का, सनतों, फैक्ट्रियों, गाड़ियां हो गई, ट्रेनें हो गई, जहाज हो गई, इनसे निकलने वाला जो भी मवाद है वो कुदरती माहौल को आलूदा करता है। इसमें शोर की पोल्यूशन भी आ जाती है, इसमें धुआं भी आ जाता है, इसमें कूड़ा करकट भी आ जाता है, इसमें केमिकल वेस्टेज आ जाता है। तो हम इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फजाई आलूदगी की, एयर पोल्यूशन की। पूरा हवा जो है हमारा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना हुआ है, और उसने जमीन को चारों तरफ से गिलाफ की तरह मान जो है घेर रखा है। जुनूदैन ये पूरा हमको सूर्य से आने वाली खतरनाक गैमा शुआओं से महफूज रखता है, और जमीन के दर्जा हरारत को इतदाल पे भी रखता है, जिसकी वजह से जमीन पर जमीन का वजूद मुमकिन है। फिजा में मुख्तलिफ किस्म की जहरीले गैसें, गर्दो गुबार, धुआं, खाकी ज़रात हो गए, आबी बुखारात हो गए, कीमियाई मादे हो गए, खतरनाक ताबकारी शुआएं
ये सारी इंसानी और कुदरती अवामिल की वजह से जो है दाखिल होती हैं और फिजा को आलूदा कर देती हैं, अगर ये हमारे साथ ना हो तो। फिजाई आलूदगी की वजूहात अगर देखी जाए तो आतिशफिशानी क्यों होती है? आग जब लगाई जाती है, खास तौर पे ये जो खोर को आग लगाते हैं, यानी कि कमाद की फसल को जब आग लगाई जाती है तो ये बड़े बड़े रकबे के ऊपर जब आग लगाई जाती है धुआं होता है, आतिशफिशानी भी इसकी एक वजह है। जंगली आग का बेकाबू हो जाना इसकी एक वजह है। समंदरों में सुनामी वगैरह का आ जाना फजाई आलूदगी की वजह बनता है। तूफान, सनतों का क़याम, केमिकल वेस्टेज बाहर आएगा और की जो है वो धुआं जो होगा, ज़राए नकलो हमल, गाड़ियों का धुआं हो गया, जंगलात का कटाव फजाई आलूदगी की वजह बनता है, बढ़ाने का सबब बनता है। कूड़ा क्रिकेट को बगैर हिफाजती तदाबीर के तल्फ करना, ज़री शोबे में कीड़े मार अद्वियात और केमिकल खादों का इस्तेमाल, तेल बरदार जो जहाज होते हैं, जिस तरह अभी पिछले 1-2 साल में हमने देखा था कि एक बहरी जहाज जो है वो अ, हमारे साहिल समंदर पे आके वहां पे जो है उसने लीकेज शुरू कर दी थी, तो कितनी आबी हयात जो है वहां पे मर मर गई थी वहां पे, और तेल कितनी दिनों तक जो है वहां पे बहता रहा था। फिजाई आलूदगी के अगर असरात की बात की जाए तो दुनिया में फिजाई आलूदगी के बढ़ने से इंसान को मुख्तलिफ अनवा की मसाइल का सामना करना पड़ा है। तेजाबी बारिश, ओजोन की तह का कमजोर हो जाना, बीमारियों का आम होना जिनमें खास तौर पे जो है वो आंखों में जलन, नाक कान और गले की बीमारियां, सर में दर्द होना, एलर्जी, दमा, सांस लेने में तकलीफ होना, ये चीजें शामिल हैं। लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियों में अगर बात की जाए तो सांस की बीमारी फिजाई आलूदगी की वजह से होती है। कैंसर, जल्द का कैंसर, दिल की तकलीफ, दिमागी निज़ाम का मुतासर होना, जिगर की तकलीफ, गुर्दों फेफड़ों की तकलीफ का शुरू होना शामिल है। ज़री पैदावार पर अगर मनफी असरात मुरतब होते हैं फिजाई आलूदगी की वजह से। आबी आलूदगी की अगर बात की जाए तो पानी की तबी और कीमियाई तरकीब में नामवाफिक तब्दीली आबी आलूदगी कहलाती है, जो इंसानों के साथ साथ अर्जी जानदारों पर भी मनफी असरात मुरतब करने का बायस बनती है। हमारे आबी ज़खायर बड़ी तेजी से इंसानी सरगर्मियों के बायस आलूदा हो रहे हैं। अब हमारी ज़मीन के ऊपर 71% पानी है और इस कुल पानी का 97% समुद्रों में, जबकि 3% ताज़ा पानी नदियों, चश्मों, झीलों और हवा में नमी, दरियाओं, ग्लेशियर और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर की सूरत में मौजूद है। पानी के आलूदा होने की जो वजूहात होती हैं, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, इसमें फसलों की काश्त के दौरान मुख्तलिफ खादों और स्प्रे का बेजा और बेवक्त इस्तेमाल भी है। घरों और कारखानों के पानी का बराह रास्त नालों के जरिए नदियों और फिर दरियाओं तक पहुंच जाना, सैलाबों की वजह से भी पानी आलूदा हो जाता है। तेजाबी बारिश भी पानी को आलूदा करती है। समंदरों में भी बड़े पानी पे कूड़ा करकट फेंका जाता है और ये कूड़ा लहरों के जरिए समंदर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचकर समंदरी पानी की आलूदगी का बायस भी बनता है। तेल बरदार जहाज़ों के हादसात के बायस तेल का पानी में मिल जाना आलूदगी की एक बड़ी वजह है। अस्पतालों, स्कूलों, फैक्ट्रियों वगैरह से निकलने वाला पानी माहौलियाती माहौल के मुताबिक जो है, माहिरीन माहौल के मुताबिक पानी के आलूदा होने की वजूहात हैं। और अगर हम पानी की आलूदगी के असरात को देखें तो पानी की आलूदगी इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ अर्जी जानदारों, यानी ज़मीन पर रहने वाले जानदारों और आबी हयात के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। जहरीले केमिकल एक जानदार से दूसरे जानदार को मुंतकिल होते हैं, बिलाखिर इंसानी जिस्म में भी दाखिल होकर मोज़ी अमराज का बायस बनते हैं। मलेरिया जैसी बीमारियों का आम होना, आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां होना, यरकान, कैंसर, मैदे की तकलीफ, गुर्दों की तकलीफ वगैरह शामिल हैं। और दुनिया की निस्फ आबादी आलूदा पानी इस्तेमाल करती है और इस आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से हर साल लातादाद लोग बीमारियों से मर जाते हैं। इसके बाद अगर हम मिट्टी की आलूदगी की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की, और उसकी वजूहात क्या होंगी?
मिट्टी की आलूगी को अगर देखा जाए तो घरों, सनतों, मार्केटों और अस्पतालों में पैदा होने वाला कूड़ा क्रिकेट बगैर हिफाजती तदबीर के तल्फ कर देना, कीड़े मार अद्वियात और खादों का बेजा और बेवक्त इस्तेमाल मिट्टी की आलूगी का बायस बनता है। जंगलात का कटाव, सनतों, फैक्ट्रियों, सड़कों और इमारतों की तामीर, मनसूबाबंदी, माहौलियाती असूल का ना होना, कान कनी, कूड़ा क्रिकेट को आग लगाना, आय रिफाइनरी से फालतू मवाद का निकलना वगैरह माहिरीन के मुताबिक मिट्टी की आलूदगी की अहम वजूहात हैं। जमीन की आलूदगी के असरात गुंजान आबाद इलाकों में वाज़ेह तौर पे महसूस होना शुरू हो चुके हैं। हमारी ज़मीन कुदरती और इंसानी सरगर्मियों से आलूदा होती है। इनमें कूड़ा क्रिकेट जो है, सनतों में इस्तेमाल होने वाले ख़तरनाक केमिकल, सनती हादसात, कीड़े मार अद्वियात, मुख्तलिफ खादें, कानकनी, जोहरी तवानाई वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। कुदरती तरीके से ज़मीन की आलूदगी आतिशिशां के फटने से, ज़लज़लों से, सीमोथोर और ज़मीन के कटाव की वजह से होती है। जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक जी, इस यहाँ पे आप देखिएगा मिट्टी की आलूदगी के असरात के आगे थोड़ा सा नीचे मिट्टी के अच्छा जी, अब हम देखते हैं शोर की आलूदगी को। हम मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। कुछ आवाज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं और जब ये हद से बढ़ जाएं तो बहुत बुरी लगती हैं। अगर आवाज़ें एक हद से बढ़ जाएं तो उसको शोर की आलूदगी का नाम दिया जाता है। शोर की आलूदगी भी माहौलियाती आलूदगी ही की एक किस्म है। ये नाखुशगवार आवाज़ें हमारे जहनी जिस्मानी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। यानी प्रेशर हार्न हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, गाड़ियों की आवाज़ें हो गई, फैक्ट्रियों की हो गई। शोर से सिर्फ इंसान ही मुतासिर नहीं होते बल्कि जानवर और पानी में पाई जाने वाली मखलूक भी मुतासिर होती है। दरख्तों के कटाव के शोर से जंगली जानवर मुतासिर होते हैं, जबकि पानी में कश्तियों, बहरी जहाज़ों के चलने से इंजन की आवाज़ से आबी मखलूक भी मुतासिर होती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की अशिया शोर का बायस बनती हैं। अगर हम इनकी वजूहात का जायज़ा लें, इनमें स्पीकर है, ग्राइंडर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है, टीवी वगैरह शामिल हैं। मैडम प्लीज स्लाइड को ऊपर कीजिए। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से घर के अंदर शोर की आलूदगी पैदा होती है। मसलन शादी ब्याह, जलसे जुलूस में शोर की आलूदगी का बायस बनते हैं। तिजारती सनती इलाकों में प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री में जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती है, बड़े बड़े तामीराती मनसूबे शोर का बायस बनते हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रक्शे, हवाई जहाज हो गई, ट्रेनें हो गई, तो इस सब को शोर की आलूदगी का नाम दिया जाता है। और अगर शोर की आलूदगी के असरात की बात की जाए तो शोर की आलूदगी से इंसान की तबीयत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है और बेवक्त शोर नींद को भी मुतासिर करता है। बाद हालात में सुनने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी जब बहुत ज़्यादा शोर हो। शोर की वजह से इंसान को शदीद गुस्सा भी आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सर में शदीद दर्द होता है और इंसान की ज़हनी सलाहियतें बहुत मुतासिर होती हैं। आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो। ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात की जाए तो कुदरत ने कुर्रा अर्ज़ के गिर्द गैसों का एक हिफाजती गिलाफ बना रखा है। इंसानी सरगर्मियों से गैसों के इस हिफाजती गिलाफ की तरकीब में फ़र्क होने के बायस ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुर्रा अर्ज़ के औसत दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आप तस्वीर में साथ देख रहे हैं कि सूरज की जो शुआएं हैं वो कुर्रा हवाई में ऊपर जो गिलाफ है उससे टकरा कर वापस चली जाती हैं, छन के आती हैं। तो जो ऐसी शुआएं जो हमें नुकसान देती हैं वो उस गिलाफ की वजह से नुकसान नहीं दे पाती और ये सुराख जो है बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। हमारी पोल्यूटेड माहौल की वजह से, गैसों की वजह से, केमिकल असरात की वजह से, धुएं की वजह से। तो ये सुराख जब बहुत बड़ा हो जाएगा और सूरज की रोशनी यहाँ से गुजर पाएगी तो फिर आप इमेजिन करें कि हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह के असरात होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों वगैरह से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। तेल, डीजल, कोयले के जलने की वजह से बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होकर फिजा में दाखिल हो रही है, जो दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बन रहा है। दरख्तों की बेजा कटाई और फ़ज़ाई आलूदगी भी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है।
और अगर ग्लोबल वार्मिंग के असरात का जायजा लिया जाए तो ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। ग्लेशियर्स के पिघलने से सैलाब बेवक्त आ रहा है। आलमी दर्जा हरारत जो औसत दर्जा हरारत है उसमें इजाफा हो रहा है। खुश्क साली बढ़ रही है। कुदरती आफात कहत वगैरह का वकूफ़ पजीर होना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जैसे बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं। फसलों और मवेशियों की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हो रही है। पीने के पानी की कमियाबी हो रही है और बारिशों के कुदरती निज़ाम का बेरब्त होना, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई किसी इलाके में बिल्कुल बारिशें नहीं होती। कुदरती वसाइल मसलन जंगलात हैं, घास हैं, मैदानों वगैरह में उनकी पैदावारी जो सलाहियत है उसमें बतदरीज कमी हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जिस तरह हम पिछली जमातों में हमने देखा होगा, जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपने इब्तिदाई क्लासों में देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाकी ज़राअत और आबी बुखारात ज़मीन से खारिज होने वाली हरारत को जज्ब करते हैं, जिसके नतीजे में वो हरारत को मुकम्मल तौर पर फिजा में खारिज नहीं होने देते। इस तरह हरारत के जज्ब होने से कुराए अर्ज़ के निचले हिस्से में दर्जा हरारत का इजाफा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, जो ज़मीन के दर्जा हरारत को मुतवाज़िन रखता है। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुराए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, खाकी ज़रात, मेथीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs और दूसरी गैसों की मिकदार बढ़ने से फिजा और ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ ओजोन की तह को भी नुकसान पहुंचता है। सनती इनकलाब के बाद कुराए हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह कोयला, तेल, गैस और दूसरे ईंधनों का बड़े पैमाने पर जलाना और इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि जो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ पे आज भी ईंधन के लिए जो फैक्ट्रियाँ यूज़ कर रही होती हैं तो उनकी फैक्ट्रियों से भी वैसे ही धुएं निकल रहे होते हैं, वो भी क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं गए। तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी क्या पोजीशन होगी? तो हर तरफ बस ये धुआं ही धुआं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रहा है। और माहौलियाती आलूदगी को कम करने की तदाबीर कौन सी इख्तियार की जा सकती हैं? कूड़ा क्रिकेट, ये तो बहुत छोटे लेवल पे हो गया कि गलियों, सड़कों और नदी नालों में फेंकने से गुरेज करें। पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ रखें। काबिल इस्तेमाल चीज़ों को कूड़े में मत फेंकें। और बड़े ममालिक के लिए या हुकूमती सतह पर यह होगा कि ऐसी गाड़ियों को शोर वाली भी और धुएं वाली गाड़ियों को बिल्कुल भी इजाज़त ना दी जाए रोड पे आने की, और फसलों को जलाने की बजाय कोई और तरीका ढूंढा जाए। फैक्ट्रियां ऐसी जो है उनको क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाया जाए। कम धुआं या धुआं जो है उनको जब जो बहुत ज़्यादा धुआं इस्तेमाल करती हैं, जो केमिकल वेस्टेज बाहर निकाला जाता है, तो इनका कोई ना कोई मुतबादिल बंदोबस्त इनको ज़रूर करना चाहिए। कूड़े को आग हिफाजती इक़दाम के बगैर मत लगाएं। प्लास्टिक बैग कम से कम इस्तेमाल करें, ये तो सबसे बुरी बात है। प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है जो ज़मीन में, यूँ समझे कि ज़मीन उसको हजम ही नहीं कर पाती। ये जहाँ भी पड़ा रहता है ये हज़ारों साल तक पड़ा रहता है। जानवर खाते हैं, पानी में जाता है, आलूदा होता है, वो मर जाते हैं। तो ये गंदगी में इजाफा ही कर रहा है, आलूदगी में इजाफा ही कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए। तो अभी हमने जो चीज़ें देखी हैं उनमें अहम नुकात क्या होंगे? इंसानी ज़िंदगी, अर्जी जानदारों, आबी हयात पर पानी की आलूदगी के मनफी असरात मुरतब हो रहा है। जितना हम नेचर से दूर जाएंगे, जितना हम नेचुरल वे से हटेंगे, उतना अपनी तबाही की तरफ बढ़ेंगे। कूड़ा क्रिकेट, कीड़े मार अद्वियात और खादों का बेजा इस्तेमाल ज़मीन की आलूदगी का सबब बनता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत को मुतवाज़िन रखता है। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। शोर की आलूदगी से इंसान की तबीयत और जहनी सलाहियत मुतासर होती है और ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सवालात की अगर बात की जाए तो कौन कौन से हो सकते हैं? ये कुछ आसान से सवाल हैं, आपको तो थोड़े से मुश्किल देंगे। ये था जी आज का हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक। इसमें मैं आपको वो स्लाइड्स दिखा देता हूँ जो हम नहीं देख पाए थे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, क्योंकि मेरी तरफ बिजली नहीं है तो नेटवर्क बहुत जो है वो पुअर रिस्पॉन्ड करता है। वॉइस आ रही है लेकिन स्लाइड शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे आप जो है इनको स्लाइड्स को देख सकते हैं, ये आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी।
यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज यू कैन आस्क। हमारे जो जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, मेरी स्लाइड शो नहीं हो रही, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर हो जाती है तो 4 सफ़ों की एक स्लाइड मेरी बच रही थी। मैडम ज़रा आप इसको ऑफ कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ कि शायद मेरी स्लाइड जो है वो अब शेयर हो जाए, मुझे बताइएगा ज़रूर। जी सर कर दी ऑफ। जस्ट अ मिनट प्लीज। आई थिंक मेरी स्लाइड अब शो हो रही है। हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, मैं उसको जल्दी जल्दी से जो है वो, टाइम हमारा बच गया है तो इसको करा लेता सर हूँ। शो हो रही है आपकी स्क्रीन? जी, औरत की गवाही, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, एक औरत की गवाही, और उसमें मशहूर मुसलमान खवातीन, वो हम देख रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में ये हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है, और फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हों 2 या 2 से ज़ायद तो उनके लिए उस तरके का 2/3 है। अगर वो अकेली हों तो उसके लिए आधा है, और मोरिस यानी कि उसके माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक को तरके का 1/6 हिस्सा मिलेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, गवाही पे आ रहा हूँ मैं, इसको देख लेते हैं। गवाही की तारीफ यह है कि इंसान जो देखे या सुने उसे सच सच बयान कर दे। गवाही देना मर्द पे लाजिम है और औरतों को उसका हक दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, गवाही को मत छुपाओ, जो उसे छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार है। इसी तरह इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे अच्छे गवाह वो हैं जो सवाल किए जाने से भी पहले गवाही दें। इसी तरह एक और आयत है कि और बना लो गवाह 2 आदमियों को तुम में से, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह बनाना पसंद करो। इसी तरह ये आयत के सर 2 आदिल स्क्रीन आदमियों शो को हो गवाह। रही है आपकी लेकिन पीडीएफ शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो हो रही है आपकी लेकिन पीडीएफ शो नहीं हो रहा। अच्छा, पीडीएफ शो नहीं हो रहा मेरा? नहीं सर। आई थिंक कोई और भी बता दें मुझे कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मोबाइल जी पे हो हो रहा रहा है शो, हो रहा है शो। है। मैडम अब ये आपकी तरफ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे मोबाइल पे शो हो रहा है। जी, इस तरह ये चलिए आयत अच्छी है, बात है सर। जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लो। उसके बाद वो मसाइल जिनमें सिर्फ औरत जी सर मुझे भी शो हो गया है। करें आप कंटिन्यू। गवाह देने वाली, उसमें एक ही औरत हो। जिन उमूर से मर्द मुतला नहीं हो सकते उनमें एक औरत की गवाही मोतबर होगी। बच्चे की रज़ात में एक औरत की गवाही भी मोतबर है। विलादत और औरतों के वो मामलात जिनसे मर्द आगाह नहीं हो सकते, वहाँ एक औरत की गवाही कबूल की जाएगी। हम यहाँ औरत की गवाही मोतबर है। इन मसाइल में उलमा का इतफाक है और कोई इख्तलाफी राय नहीं पाई जाती। जैसे कि विलादत और बच्चे के रोने पे गवाही, कि अगर बच्चे की विलादत और बच्चे के रोने के मसले में कोई नज़ा यानी कि झगड़ा वाक़ हो जाए तो यहाँ सिर्फ औरत की गवाही मोतबर होगी, मर्द की नहीं। इसीलिए ये उमूर में से है जिन पर अक्सर औकात मर्द मुतला नहीं हो सकते, यानी उन्हें पता ही नहीं होता। इस मामले में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई की तन्हा गवाही जायज़ करार दी है। रज़ात, इसी तरह अगर रज़ात के मामले पे इख्तलाफ हो जाए और मामला काजी तक पहुंच जाए तो औरत को यह हक है कि वो गवाही दे, क्योंकि ये मसला है जो औरत के साथ खास है। हज़रत इब्न अब्बास और इमाम अहमद का मौक़िफ़ है कि दूध पिलाने वाली औरत की तन्हा गवाही कबूल की जाएगी। अच्छा, इसको आप देख लीजिएगा। औरत का सियासी किरदार को मैं देख लेता हूँ कि टाइम बहुत कम रह गया है, तो मैं इसको थोड़ी 1-2 स्लाइडें स्किप कर रहा हूँ। इस्लाम में औरत का किरदार सिर्फ ख़ानदान या माशरे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अहलियत की बुनियाद पर औरत को रियासती सतह पर भी किरदार दिया गया है। कुरान हकीम में मुस्लिम माशरे ए उम्मे हानी, जिसको तुमने अमान दी उसको हमने भी अमान दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पूरी कौम के लिए अमान दे सकती है, यानी मुसलमानों की तरफ से अमान दे सकती है। औरत की अमान का सही होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़माने में एक आम बात थी, यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर कोई औरत मुसलमानों की मसलहत के खिलाफ भी किसी को अमान दे दे तो जायज़ है। मुस्लिम माशरे में औरत के किरदार की अगर हम बात की जाए तो ये औरत को इस्लाम की अता करदा इज़्ज़त तकरीम ही थी कि जिससे वो माशरे का एक मौसर और बावकार हिस्सा बन गई और उसने ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायाँ किरदार अदा किया। सियासी व इंतज़ामी और सफारती किरदार के अलावा तालीम व फ़न के मैदान में भी औरतें नुमायाँ मकाम की हामिल थी। रिवायत हदीस, क़िराअत व किताबत, शेर व अदब, दीगर उलूम व फ़नून में भी बेशुमार ख़वातीन महारत और सनअत का दर्जा रखती थीं, जिनमें से कुछ का ज़िक्र जो है यहाँ पे दिया गया है, इनको आप देख लेंगे।
एक पूरी फहरिस्त है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो रिवायत हदीस, फ़िक़्ह, कानून, तारीख़, इल्मुल अंसाब इनमें माहिर थी। शेर हो गया, तिब हो गया, इल्म नजूम हो गया। इसमें बिनते अबी बकर रिवायत हदीस में माहिर थी। उम्मे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रिवायत हदीस में माहिर थी। शिफाउल अदुया क़िराअत व किताबत की माहिर थी। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर की क़ब्ल शादी जो है उनकी ये मुअल्लिमा थी। आयशा बिनते तलहा शेर व अदब, नजूम, इल्मुल अफ़लाक की माहिर थी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शागिर्द व भांजी थी। सकीना बिनते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शेर व अदब की माहिरान थी। अब यहाँ पे सिलसिला नंबर 11 तक जो है ये सारी शेर व अदब की माहिरान थी। उसके बाद मैमूना बिनते साद जो है रिवायत हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे रिवायत की है। करीमा मिर्ज़ोया रिवायत हदीस इमाम बुखारी ने इन शेख से हदीस किया। उम्मे फ़ज़ल करीमा बिनते अब्दुल वहाब जो है मुहद्दिसा थी। मौरख मोहम्मद बिन अबी शामा की मौलिमा है। फातिमा बिनते अब्बास आलिमा, फ़कीहा, वाइज़ा, मिस्र नासिर था। उसके साथ आकिल नज़मी इमाम शाफी से कसबे इल्म हासिल किया इन्होंने और मराठी ने उनसे मिसालें ज़कात बयान किए हैं। नफीसा बिनते हसन बिन जैद बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब आलिमा थी और उसी तरह जो है जहीमा बिनते हई ताबीन में से हैं और मुहद्दिसा तिरमिज़ी इब्न माजा ने इनसे रिवायत की है। फ़ख्र निसा सैयदा शहीदा अदब तारीख़ इस्लाम की माहिरा और मुअल्लिमा सैयदा आयशा बिनते अहमद बिन कादिम उनसिया जो हैं वो आलिमा, फाज़ला, माहिर किताबत थी। तो ये एक पूरी लिस्ट है जो हमें बताती है कि ख़वातीन इस्लाम आने के बाद जो हैं वो किन उमूर में जो है वो माहिर थी। इनमें तिब भी थी, इनमें उनकी जो है वो शायरा भी थी, आलिमा भी थी, फ़कीहा भी थी और उसके साथ जो है यहाँ से अगर हम देखें तो शफा बिनते अब्दुल्लाह मखज़ूमिया 39 नंबर पे जो है हज़रत उमर ने उन्हें अदालती जिम्मेदारियाँ, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और बाद में मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन पे फाइज किया था। उम्मे खलीफा मुक्तदर सदराए महकमा इस्तनाफ यानी अपेलेंट कोर्ट बगदाद मुकर्रर हुई। सैयदा उर्वी बिनते अहमद बिन मोहम्मद 5 हिजरी के आखिर में यमन की हाकिमा थी, अल मलकुल अकरम की ज़ौजा। सैयदा हनीफा खातून सुल्तान सलाहुद्दीन की भतीजी 634 में हलब की वालिया रही, वालिया हुक्मरान रही। 80 से ज़ायद ख़वातीन मुहद्दिसात रही हैं। इब्ने असाकिर ने उनसे रिवायत की है। और दिफाई और जंगी मुहम्मद की बात की जाए तो इनमें कौन कौन सी ख़वातीन? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ग़ज़वा अहद में शिरकत की, ग़ज़वा अहद में था ये। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ज़वा अहद में इन्होंने भी शिरकत इख्तियार की। सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ग़ज़वा खैबर में इन्होंने यहूदी को कत्ल किया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी। उम्मुल खैर बिनते हरीश बाकिया जंगी और दिफाई मुहम्मद में शिरकत की इन्होंने भी। ज़रका बिनते अदी बिन कैस ने भी जंगी और दिफाई मुहम्मद में शिरकत की। अकरमा बिनते अतरश जंगी दिफाई ये भी जंग में शामिल रही हैं, उम्मे सनान भी रही हैं। अज़रा बिनते हारिस बिन कुल्दा एक लश्कर की इन्होंने बाकायदा क़यादत की और अहले बिसान से लड़ाई की। उम्मे अतिया अंसारिया जो है रसूलुल्लाह के साथ 7 ग़ज़वात में इन्होंने शिरकत की। उमैया बिनते कैस कफ़ारिया ग़ज़वा खैबर में शरीक रही। उम्मे हकीम बिनते हारिस रूम के खिलाफ मार्के में शरीक रही और उम्मे ऐमन हबशिया ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खैबर, हुनैन, सरिया मौता में इन्होंने शिरकत इख्तियार की। तो यहाँ पे जो पूरी एक लिस्ट दी जा रही है ये उन ख़वातीन की है जिन्होंने ग़ज़वात में और जो है तमाम जंगों में उस दौर की शिरकत इन्होंने इख्तियार की। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर, इफ इट इज नॉट हम आपसे इजाज़त लेंगे। मैं चंद सेकंड इंतज़ार करूंगा आपके किसी क्वेश्चन का, उसके बाद हम मीटिंग को एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।